एपिसोड 101 योर लुक ब्रेथ टेकिंग स्वीट हार्ट ख्वाहिश की खूबसूरती। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर गईया। रुद्राक्ष जब उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र ख्वाहिश पर ठहर जाती है। ख्वाहिश ने एक गोल्डन कलर का ग्लिटर लहंगा पहना हुआ था और उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी। ख्वाहिश ने गोल्डन ग्लिटर का ट्रांसपेरेंट दुपट्टा एक साइड डाला हुआ था जिससे उसका लेफ्ट साइड बॉडी ज़्यादा दिख रहा था और गोल्डन कलर उसके गोरे रंग के साथ बहुत मैच कर रहा था। रुद्राक्ष तो जैसे ख्वाहिश को देखकर खो ही गया था। ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा ले जा, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा ले जा। रुद्राक्ष अभी भी ख्वाहिश को ही देखने में खोया हुआ था। ख्वाहिश नाचते हुए रुद्राक्ष के गोल गोल घूमने लगती है और सटेप के साथ डांस करने लगती है। तब जाकर रुद्राक्ष अपने होश में आता है और अपनी जेब में हाथ डाले इंटेंस नज़रों से ख्वाहिश को देखे जा रहा था। रुद्राक्ष जो ख्वाहिश के कान में बोला, यू लुक ब्रेथ टेकिंग स्वीट हार्ट। इतना कहकर वो ख्वाहिश के ईयर लोब को बाइट करके पीछे हो जाता है। रुद्राक्ष की इस हरकत से ख्वाहिश के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। आरुषि, नीति और कृष्णा वो सब ख्वाहिश के साथ नाचने के लिए चली जाती है। उन सब ने भी लहंगा पहना हुआ था। कृष्णा ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना था जो नेट का था। आरुषि ने एक येलो कलर का ग्लिटर का लहंगा पहना था जो फुल स्लीव का था और उसके साथ गोल्ड की ज्वेलरी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और नीति ने एक मेहंदी कलर का और गेंजा का लहंगा पहना था जो काफ़ी स्टाइलिश था। वो सभी नाचते हुए लिरिक्स गुनगुनाने लगते हैं। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर गईया। ले जा सोनिए ले जा ले जा। अर्थ, कबीर और आदित्य तीनों एक दूसरे को देखते हैं और स्टेज पर चले जाते हैं और उन लोगों के साथ नाचने लगते हैं। ख्वाहिश उन लोगों के बीच में अकेली नाच रही थी। वो रुद्राक्ष को अपने साथ नाचने के लिए बुलाया था पर रुद्राक्ष ने उसे मना कर दिया था तो ख्वाहिश उसे घूरते हुए नाचने लगती। अर्थ, आदित्य और कबीर तीनों ही अपनी तीनों लड़कियों को गोल गोल घुमाते हुए उन्हें अपने करीब करके नाचने लगते हैं। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर जावां। ले जा सोनिए ले जा ले जा, दिल ले जा हो। ख्वाहिश सपना जी और नम्रता जी का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले आती है और उन्हें भी अपने साथ नचाने लगती है। आदित्य राकेश जी के हाथ को पकड़कर उन्हें भी अपने साथ स्टेज ले जाता है और वो सब लोग साथ में नाचने लगते हैं। मर जावां तेरे बिन, अब तो मेरी रातें कटती तारे गिन गिन, बस तुझको पुकारा करे, मेरी बिंदिया इशारा करे, होए लश्कारा लश्कारा, तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा, ओ मेरी पायल बुलाए तुझे, जो रूठे मनाए तुझे, हो सजन जी हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, ले जा सोनिए ले जा ले जा, दिल ले जा हो। अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो, आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना, ओए सोनी कितनी सोनी आज तू लगदी वे, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे, रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। रुद्राक्ष जो डांसिंग सर्कल के बाहर खड़ा था वो बिना किसी भाव के बस ख्वाहिश को देख रहा था। वो देखता है कि एक कैमरामैन बस ख्वाहिश को ही कवर कर रहा है और अपनी कैमरा बस ख्वाहिश के आसपास ही घुमा रहा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने लंबे कदमों के साथ उस तरफ चला जाता है और ख्वाहिश के पीछे खड़ा होकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी पीठ को अपनी पीठ से सटा लेता है और उस कैमरामैन तो घूरने लगता है तो वो कैमरामैन डरते हुए वहां से चला जाता है और रुद्राक्ष ख्वाहिश को घूरने लगता है। वो अपने मन में बोला, कैसी है ये लड़की, इसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, इस कैमरामैन को किसने हाई किया है ये देखना पड़ेगा। वो श्री को कुछ इशारा करता है तो श्री अपना सिर हिलाकर उस कैमरामैन के पीछे चला जाता है। जा रे जाओ झूठे तेरी गल्ला हम ना माने, क्यों तारीफें करता है तू, हम तो सब कुछ जाने, हो मेरे दिल की दुआ, ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे, ओ सजन जी हाँ सजन जी, यूं ही बीते सारा जीवन साथ में। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर जावां। दिल ले जा हो, ले जा सोनिए ले जा ले जा, दिल ले जा हो। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के गले लग जाती है। रुद्रलाहस भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लेता है और बिना किसी भाव के उस तरफ देख रहा था जहां पर वो कैमरामैन गया था। आजा हिरिये हो जा रांझना, हो आजा हिरिये हो जा रांझना, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा ले जा, ले जा दिल ले जा ले जा, ले जा सोनिए ले जा। दूसरी तरफ दक्ष गुस्से से अपने टैब को जमीन पर पटकते हुए बोला, ये रुद्राक्ष, इसे हमेशा कैसे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, मेरे कैमरामैन को भी अब वहां से भागना पड़ेगा, मैं अब ख्वाहिश को कैसे देखूंगा, जल्दी से जल्दी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना रुद्राक्ष मुझ तक पहुंच ही जाएगा। रात का वक्त,
रात के करीब 100 बज रहे थे। रुद्राक्ष अपने ऊपर लेटी हुई ख्वाहिश को देखा है जो गहरी नींद में सो रही थी। सारे फंक्शंस खत्म हो चुके थे और ख्वाहिश नाचने कूदने की वजह से काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए चैन की नींद सो रही थी। रुद्राक्ष उसे संभाल कर ठीक से अपने बाजू में लेटा देता है और उसके आसपास बड़े बड़े तकिए रखने के बाद उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और ऐसी ऑफ कर देता है जिससे ख्वाहिश को ठंड ना लगे। वह ख्वाहिश के माथे पर किस करके अपने अंगूठे से उसके चेहरे को सहलाता है और कुछ देर ख्वाहिश के चेहरे को देखने के बाद वह वहां से निकल जाता है। बजेमेंट रुद्राक्ष बेस्ट के अंदर इंटर करता है। वहां पर पहले से ही श्री और उसके गॉड्स रखे हुए थे और वह आदमी जिसको दक्ष ने ख्वाहिश के ऊपर कैमरा रखने के लिए कहा था वहीं बैठा हुआ था। उसे जेल से बुरी तरह से बांधा गया था और उसके शरीर पर जगह जगह से खून निकल रहा था क्योंकि उसे काफ़ी मारपीट किए गए थी। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसे आदमी के सामने अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को देखकर अपने सर्द आवाज में बोला, बोलो तुम्हें किसने भेजा है, और वह भी स्पेशली मेरी बीवी का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारा हायर किया हुआ कैमरामैन कभी यह गलती नहीं करेगा जो तुम कर रहे थे। जैसे साफ पता चल रहा था कि तुम्हें किसी ने यहाँ भेजा हुआ है मेरी बीवी को टारगेट करने के लिए। आप जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलो वरना मुझे तो पता चल ही जाएगा कि यह किसने किया है, पर तुम्हारी मौत और दर्दनाक हो जाएगी। वह आदमी अपने टूटे हुए मुंह के साथ टूटी फूटी आवाज में बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, पर मुझे नहीं पता कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। हमारी बस फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने कहा कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। मैं तो आपका नाम सुनकर यह काम करने भी नहीं वाला था, पर इंसान ने मुझे बहुत बड़ी रकम ऑफर की जिस वजह से मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी बस, वरना मैं कभी आपके खिलाफ जाकर ऐसा कुछ नहीं करता। रुद्राक्ष अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कम ऑन, पैसे की ज़रूरत किसी किसको नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है और पैसे की वजह से तो लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जुर्म करने लगते हैं। पर तुमने रुद्राक्ष सिंह शेखावत की बीवी को टारगेट करने की कोशिश की है जो इस दुनिया के सबसे बड़े जुर्मों से भी बड़ा है, और मैं कोई काइंड हार्टेड पर्सन नहीं हूँ जिसके सामने तुम ऐसे दुख भरी बातें करोगी और मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुम्हें जाने दूंगा कभी नहीं। तुम्हें मौत मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, पर पहले मुझे उसे इंसान के बारे में पता तो चल जाए, उसके बाद तुम आराम से नरक में रहना। वो आदमी अपना सर झुकाकर बोला, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता उसे इंसान का नाम वह कौन था, मैं ये कुछ नहीं जानता। रुद्राक्ष अपनी कमर से गन निकालकर उसे अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए सर्द आवाज में बोला, अगर नहीं पता कि वह इंसान कौन था तो फिर ठीक है, क्या करोगे तुम, वैसे भी इस दुनिया के ऊपर बोझ हो, चलो मैं इस दुनिया के कुछ बोझ को कम कर देता हूँ। इतना कहकर वह 6 की 6 गोलियां उसे इंसान के सीने में डाल देता है। वह इंसान बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था, पर रुद्राक्ष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिना किसी भाव के अभी भी उसे इंसान को देख रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे पर और कपड़ों पर भी खून की छींटें पड़ी हुई थी। वह उसे इंसान की लाश को एक लात मार के बोला, ऐसा ठिकाने लगाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके स्वीट हार्ट को। इतना कहकर वह ऊपर की तरफ चला जाता है, पर अपने रूम में जाने से पहले वह दूसरे रूम में फ्रेश हो चुका था जिससे ख्वाहिश उसे हालत में किसी भी हाल में ना देख सके। अपकमिंग प्रोमो। पंडित जी कहते हैं शादी समाप्त हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग घायल हो चुके थे और काफ़ी गॉड्स मर चुके थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश को ढूंढने लगता है जो उसके पास नहीं थी। आदित्य, अर्थ और कबीर मिलकर सभी लोगों को घर से बाहर निकलने लगते हैं। इन सब में राकेश जी को थोड़ी चोट आ गई थी। रुद्राक्ष राकेश जी हाथ को पकड़कर उन्हें बाहर भेजते हुए बोला, डैड आप बाहर जाए, डॉक्टर की टीम अभी आ रही है, मैं अभी आया स्वीट हार्ट को लेकर। राकेश जी रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर बोले, नहीं रुद्राक्ष अंदर मत जाओ, पूरे घर में बुरी तरह से आग लग चुकी है। रुद्राक्ष उनकी एक बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। वह देखता है कि ख्वाहिश पूरी तरह से आग से गिरी हुई थी और लगभग जल चुकी थी। उसके चीखने की आवाज़ है उसे पूरे रूम में गूंज रही थी। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू भर चुकी थी। वह अपने कदम ख्वाहिश की तरह बढ़ाते हुए बोला, स्वीटहार्ट पीछे की तरफ मत जाओ, आगे आओ। ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं रुद्राक्ष आप हमारे पास मार आइए, आप भी जल जाएंगे। पर रुद्राक्ष उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके पास जाने लगता है। वह ख्वाहिश से थोड़ा ही दूर था कि एक और ब्लास्ट होता है जिससे रुद्राक्ष दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है और अपनी अधखुली आंखों से ख्वाहिश को देखने लगता है जो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष की भी आंखें बंद होने लगती है। एपिसोड 102 ब्लास्ट। शादी स्वीटहार्ट तुम्हारी आदत मुझे बहुत पसंद है। रुद्राक्ष और ख्वाहिश का कमरा। रुद्राक्ष के नींद खुलती है और रात को लेट सोया था जिस वजह से उसे लेट नींद खुली। तुम अपनी आंखें खोलकर अपने ऊपर लेटी हुई ख्वाहिश को देखा है। वह सहलाकार अपने मन में बोला, स्वीटहार्ट तुम्हारी आदत मुझे बहुत पसंद है मेरे ऊपर सोने की, और मैं इस आदत को कभी नहीं बदलने दूंगा। वह ख्वाहिश को ऐसे ही अपने गले लगा लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद रुद्राक्ष जो अपनी आंखें बंद कर चुका था वह फिर से अपनी आंखें खोलकर घड़ी की तरफ देखा है जिसमें रात के सुबह के 800 बज रहे थे और शादी का मुहूर्त 1100 का था। रुद्राक्ष रखा है उसको जागते हुए उसके गालों पर पेंट करते हुए बोला, मेकअप स्वीटहार्ट इट्स 800 AM और 1100 बजे तुम्हारे मम्मी पापा की शादी है ना, तुम कह रही थी कि तुम्हें बिल्कुल लेट नहीं करना है।
ख्वाहिश फटाक से अपनी आंखें खोलकर ऐसे ही रुद्राक्ष के पेट पर बैठ जाती है और रुद्राक्ष को करते हुए बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हमें इतना लेट क्यों जगाया, जब हमने आपसे कहा था कि हमें जल्दी जगा दीजिएगा, फिर भी आप हमेशा हमें लेती जागते हैं, आप कितने चलते हैं हमसे। आपको लगता है ना कि अगर हमने वह सारी सच्ची से कर ली जो आपको करनी चाहिए तो सब लोग हमारे तारीफ करेंगे और आपको बुरा कहेंगे, इसलिए आप ये सब करते हैं ना, आप चलते हैं हमसे, कितने बुरे चल टूटे पति हैं आप। इतना कहकर वह रुद्राक्ष को सुनते हुए जल्दी से उसके पेट के ऊपर से नीचे उतरती है और वॉशरूम में चली जाती है। रुद्राक्ष अभी भी है रानी से उसे देख रहा था, वह बिना किसी बाप के बोल, क्या हो गया ऐसे, मैंने इसे जगाया इसके पहले के लिए और ऊपर से मुझे ही सुना कर चली गई और मैं इसे चलूंगा, मैं इसे क्यों चलूंगा भाई, मुझे तो वैसे भी वह सारी चीज़ नहीं करनी जो ये करती है, स्टूपिड, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है और अपनी गलतफहमियों में मुझे भी इन्वॉल्व करती रहती है, शादी हो जाने दो उसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। रुद्राक्ष की ख्वाहिश को कोसते हुए दूसरे रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ख्वाहिश और बाकी लड़कियों को रेडी करने के लिए बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। रुद्राक्ष रेडी हो रहा था, उसके साथ उसके सारे भाई बंधु भी खड़े थे, वह लोग रेडी हो चुके थे, बस रुद्राक्ष को देखने आए थे। रुद्राक्ष ने एक गोल्डन कलर का शेरवानी पहन हुआ था जो ख्वाहिश ने उसके लिए पसंद किया था और ख्वाहिश ने उसे ऑर्डर देकर इसे ही पहनने को कहा था, इसलिए रुद्राक्ष ने आज शेरवानी पहन लिया था, वरना तो वह हमेशा बिजनेस सूट में ही रहता है। अर्थ ने एक येलो कलर का शेरवानी पहन हुआ था, कबीर ने व्हाइट कलर का शेरवानी और आदित्य ने एक रेड और गोल्डन मिक्स शेरवानी पहन हुआ था। वह आज दूल्हे से ज़्यादा दूल्हा लगने वाला था, वह सभी बहुत हैंडसम लग रहे थे। अर्थ आदित्य के मजे लेते हुए बोला, वैसे आदि मुझे लग रहा है कि सब लोग आज कंफ्यूज हो जाने वाले हैं। आदित्य कंफ्यूजन भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, अच्छा और वह क्यों, क्योंकि दिल है तो तुम्हें लग रहे हो अंकल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और बारिश शेरवानी तुम्हारी है और दूल्हा भी तो नहीं लग रहे हो, कहीं अपना ख्याल बदल तो नहीं लिया है ना, कहीं तुम्हें नंबरदार आंटी से शादी करने का मन तो नहीं हो गया। वह इतनी होता है इसलिए कबीर फिर से अपने सामान खोलकर बोला, जैसे वह हमेशा कुछ गलत ही बकता था। आदित्य और अर्थ उसे करने लगते हैं, कभी उन दोनों की तरफ बस अपना दांत दिखा देता है, तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष पर जाती है जो उसे बुरी तरह से बोल रहा था। कभी अपने गले में आया हुआ सलाइवा निकालकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैं अभी आया, मुझे मेरी बेबी बुला रही है। इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है तो वह दरवाजे पर ही पहुंचा था कि सामने से आ रही नम्रता जी से टकरा जाता है। कभी नम्रता जी को देखते हुए बोला, वह आंटी आप तो बहुत हॉट लग रही है। वह खुद को जल्दी से ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब है आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर है आप। इतना कहकर फटाफट वहां से निकल जाता है क्योंकि रुद्राक्ष से जानलेवा नजरों से करने लगा था। नम्रता जी ने एक सिंपल रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, आप अभी तक रेडी नहीं हुई मैं सबसे। नम्रता जी रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे मिरर के सामने बैठा देती है और उसे एक ग्रीन कलर का मोतियों का हार पहनाकर बोली, राकेश ने बताया मुझे ये तुम लोगों का खानदानी हार है जिसे किसी भी बड़े फंक्शन में करके सिर को पहनाया जाता है। रुद्राक्ष अनुसार को देखते हुए बड़ा, हाँ मुझे पता है, पर शादी डेट की है, अपनी शादी में मैंने पहना था तो अब उन्हें पहनना होगा, उन्होंने भी पहना हुआ है, ये तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से गिफ्ट मैंने लिया है, आखिरकार अपनी माँ की तरफ से लाया हुआ गिफ्ट, तुम पहन तो सकते हो ना। नम्रता जी रुद्राक्ष को वह हार पहनते हुए बोले, वह रुद्राक्ष के ऊपर बहुत अच्छा चल रहा था, वह इस वक्त बिल्कुल किसी क्षत्रिय राजा के जैसा लग रहा था, ऊपर से रुद्राक्ष की आंखों चेहरे का वो तेज जो किसी को भी मोहित कर सकता था। रुद्राक्ष अमृता जी की बात में कुछ नहीं कहता। नम्रता जी रुद्राक्ष के कंधे को पकड़कर उसके बालों पर किस करके बोली, आई नो रुद्राक्ष हमारा रिश्ता बहुत ऑकवर्ड है पर मैं चाहती हूँ कि हमें इस रिश्ते को नॉर्मल करें, तुम मेरे साथ मेरे सगे बेटे की तरह बर्ताव करो, मुझे पता है कि तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते थे। मैं पेस्ट की कोई बात नहीं लाना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ था, मैं बस चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस रिश्ते को नॉर्मल बनाने की, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि मेरे डेट अपने पास के सारे मेमोरीज को बोलकर आपके साथ हैप्पी एवर रहे। नम्रता जी की आंखें नम हो चुकी थी रुद्राक्ष के मुंह से अपने लिए मन सुनकर वह रुद्राक्ष के गले लग जाती है और उसके सीने पर अपना सिर रखकर पूरी ओके बेटा तुम चुपचाप की वही होगा। नम्रता जी के गले लगाने से रुद्राक्ष को काफ़ी अजीब लग रहा था, उसने अभी तक नम्रता जी को गले नहीं लगाया था, उसकी दोनों हाथ हवा में थे। आदित्य रुद्राक्ष के दोनों हाथों को नम्रता जी के कंधे पर रख देता है और खुद भी रुद्राक्ष नम्रता जी को कस के गले लगाकर बोला, अरे मैं भी हूँ यार मॉम, मैं आपका छोटा बेटा हूँ, यह नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ भाई से ही प्यार करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। नम्रता जी रुद्राक्ष से गले होकर आदित्य के माथे पर किस करके बोल, नहीं बिल्कुल नाराज नहीं होना है, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम दोनों को बराबर प्यार करूंगी। माँ अभी तक यहाँ है, आपको रेडी होना है, चलिए 0900 बज चुके हैं, आपको अभी कुछ वक्त में मंडप में पहुंचना है। ख्वाहिश रूम के अंदर आते हुए बोली। ख्वाहिश जब रुद्राक्ष को देखा है तो वह उसे देखा ही रह जाता है। ख्वाहिश ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था जो कि ऑर्गेन्जा का था, उसके साथ सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी और एक मोती वाला बड़ा सा मान टीका लगाया था, इसलिए मोतियों में ख्वाहिश बिल्कुल किसी मरमेड के जैसी लग रही थी। उसके साथ उसके गले का वह यूनिक मंगलसूत्र और उसके माथे पर लगा हुआ बड़ा सा लाल चमकता हुआ सिंदूर उसे एक पूरा किसी देवी के जैसा लुक दे रहा था। ख्वाहिश बिल्कुल किसी महारानी जैसी लग रही थी। ख्वाहिश को देखकर रुद्राक्ष की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी थी। नीचे हॉल में कोई था जो अपने शादी में आ चुका था, उस इंसान ने अपने आप को एक वेटर के लुक में ढाल लिया था जिससे कोई उसे पहचान ना सके।
वह इंसान अपने कान में लगाए हुए ब्लूटूथ से बोला, जब मैं 321 गिनूं तब ब्लास्ट करना है, तब तक के लिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि मैं पूरे फंक्शन में ख्वाहिश के लिए खूबसूरत एक्सप्रेशन को मिस नहीं करना चाहता। वह इंसान सीडीओ की तरफ देखते हुए बेसब्री से बोल, बस कुछ वक्त और ख्वाहिश, फिर हमेशा हम साथ रहेंगे, हमें एक कोने में बस कुछ वक्त और लगेगा और मैं उसे रुद्राक्ष से शेखावत को आज ही मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे वह कभी हमारी जिंदगी में परेशानी ना बन सके। एपिसोड 103 अभी बम फटेगा। अब तक शिव अपने मन में बोला, ओह नो अभी बम फटेगा। शिव अपने मन में ही उल्टी गिनती शुरू कर देता है, 321। इतने में अव्यांश अपने चेयर पर से खड़ा हो जाता है। वह असिस्टेंट जो प्रेजेंटेशन दे रहा था वह अचानक अव्यांश को खड़ा होता देखकर रुक जाता है। मिस्टर बेदी अव्यांश को देखकर बोले, क्या हुआ मिस्टर आहूजा, आप अचानक से खड़े क्यों हो गए? तो स्वाति भी बड़ी अदा के साथ अभियान से बोली, क्या हुआ अव्यांश, आपको मजा नहीं आया? तो अव्यांश उससे बहुत बुरी तरह से घूरकर मिस्टर बेदी की तरफ देखा है। स्वाति अव्यांश की इतनी डरावनी नज़र देखकर डर गई थी। अव्यांश मिस्टर बेटी से बोल, नहीं हम आपके डील में इंटरेस्ट रेट नहीं है, और अगर आइंदा आप कभी भी किसी भी मीटिंग में जाए तो अपनी इस बेटी को घर पर ही छोड़कर आना। मिस्टर बेदी स्वाति के सामने देखते हैं तो स्वाति कंफ्यूजन में अव्यांश की तरफ देख रही थी। मिस्टर बेटी अव्यांश को देखकर बोले, पर क्या हुआ मिस्टर आहूजा, मैं कुछ समझ नहीं। तो अव्यांश अपना कोट लेकर वहां से जाते हुए बोला, हम आपके डील में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर अपनी किंग बुक के साथ उसे एरिया में से दूसरी तरफ चला जाता है। उसके पीछे पीछे शिव भी दौड़ते हुए आ जाता है। वह अव्यांश से बोल, क्या यार भाई 2 मिनट उसको, उसे लड़की को जेल नहीं सकते थे, आपको खड़ा होने की क्या जरूरत थी? कतो अभियान उसे घूरते हुए बोला, तू चाहता है कि मैं यहाँ रहूँ या फिर चला जाऊँ? तो शिव उसे देखकर बोला, अरे नहीं नहीं भाई प्लीज़, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप प्लीज़ चलिए ना, मेरी दोस्त से मिले ने, मैंने आपसे बताया था ना कि वह लोग यहाँ आने वाले हैं। तो अव्यांश अपना सिर हाँ में हिला देता है। शिव जहाँ पर उसने अपने दोस्त को बुलाया था उसे तरफ अव्यांश को ले जाने लगता है। अब आगे शिव अव्यांश को एक टेबल की तरफ ले जा रहा था जहाँ पर पहले से एक लड़की बैठी थी। इतने में अव्यांश का फ़ोन रिंग होता है। तो अव्यांश शिव से बोल, तू जाकर बैठ, में कॉलर अटेंड करके आता हूँ। तो शिव बोलो के भाई, पर आप जल्दी से आना, देर मत लगाना। अव्यांश अपना कॉल उठाकर दूसरी तरफ चला जाता है और शिवा उसे टेबल के पास चला जाता है जहां पर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने एक ब्लैक कलर का टॉप और नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और वह कॉफ़ी पी रही थी। शिव पीछे से जाकर उसे लड़की की आंखें बंद कर देता है। वह लड़की जो कॉफ़ी पी रही थी वह आरोही थी। आरोही को पता था ये कौन है। आरोही अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रख देती है और बोली, उल्लू के पट्टे, इतना लेट कोई आता है क्या? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हूँ। तो शिव उसकी आंखों से हाथ हटाकर उसके पास वाले चेयर पर बैठ जाता है और मुंह बिगाड़ कर बोला, तुम्हें कैसे पता मैं हूँ? तो आरोही उसे देखकर बोली, तुम्हारे अलावा कोई और? मुझे हाथ तो लगाए, हाथ पैर ना तोड़ दूँ उसके। आरोही की इस बात पर शिव हंसने लगता है। शिव और आरोही पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में है और यह बात शिव के घर वाले जानते हैं। आरोही शिव को चिमटी करते हुए बोली, हंसना बंद करो, मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता है मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ। शिव आरोही को समझते हो बोल, अरे यार आरोही, मैंने बताया था ना, मैं और भाई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो मीटिंग में फंसे हुए थे। तो शिव आसपास देखते हुए बोला, तुम तो कह रही थी ना तुम्हारी दोस्त भी आने वाली है। तो आरोही उसे घूरते हुए बोली कि कह तो तुम भी रहे थे कि तुम्हारा भाई साथ आने वाला है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, भाई साथ आने वाला था? नहीं, भाई साथ आया है। अव्यांश बड़े एटीट्यूड के साथ उसे टेबल के पास आता है और शिव के बाजू वाली चेयर पर बैठ जाता है। अव्यांश को देखकर आरोही बोली, हेलो अव्यांश सर। तो अव्यांश उससे वह नॉर्मली बोला, डोंट वरी, यहाँ पर प्रोफेशनली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ नॉर्मल भी बात कर सकती हो। तो आरोही नॉर्मल होते हुए बोले, अच्छा हुआ ऐसा आपने कह दिया, मुझे पता चला जबकि इसके साथ आप भी आ रहे हो तो मुझे तो लगा कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। अव्यांश अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, क्या इतना डरावना दिखता हूँ मैं? तो आरोही बोली, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। शिव आरोही से बोला, तुम्हारी दोस्त आने वाली थी ना, वह नहीं आई? तो आरोही शिव को जवाब देते हुए बोली, हाँ वह यही कही है, अभी आती होगी। ऐसे ही वह तीनों बात करने लगते हैं। देखा जाए तो आरोही और शिव ही आपस में बातें कर रहे थे। अव्यांश चुपचाप बैठे अपने लैपटॉप में क्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद चाहत वॉशरूम से बाहर आती है। वह लगातार अदिति को फ़ोन कर रही थी पर अदिति का फ़ोन नहीं लग रहा था। चाहत को अब उसकी टेंशन होने लगी थी। चाहत अपने फ़ोन में ही देखते हुए आगे की तरफ जाती है और जाकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। चाहत ने अपना सिर ऊपर करके देखा नहीं था। वह ऐसे ही फ़ोन में देखते हुए आरोही से बोली, यार आरू देखना, अदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कहीं उसने वापस से कोई फालतू शर्त तो नहीं लगा ली है ना। चाहत की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर अव्यांश से जो अपने उसके बाजू में ही बैठा था वह अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। चाहत की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर अव्यांश अपने बाजू वाले चेयर पर देखा है जहाँ चाहत बैठी हुई थी और उसका ध्यान आरोही की तरफ था। चाहत फ़ोन में से अपना सर निकलकर ऊपर देखी है तो उसके सामने आरोही के बाजू में शिव बैठा हुआ था। चाहत ने अभी भी अपने बाजू वाली सीट पर नहीं देखा था। चाहत शिव को देखकर बोली, सॉरी, फिर अपना हाथ आगे बैठकर बोली, शिव शिव आहूजा राइट। फिर शिव से हाथ मिला लेते हैं। शिवा भी मुस्कुराकर उससे बात करने लगता है। अव्यांश अभी भी चाहत के चेहरे को ही देख रहा था। शिव उन दोनों से अव्यांश का इंट्रोडक्शन करते हुए बोला, यह मेरे बड़े भाई हैं अव्यांश आहूजा।
चाहत अव्यांश का नाम सुनकर अपने बाजू में बैठे इंसान की तरफ देखती है जहां अव्यांश उसे ही देख रहा था। चाहत अव्यांश को वहां देखकर शोकड होकर बोली, आप यहाँ? अव्यांश स्माइल के साथ चाहत को देखकर बोला, जहां आप वहां मैं। शिव और आरोही पहले दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों को देखकर एक साथ बोले, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? चाहत जो अभी भी कंफ्यूज नजरों से अव्यांश को ही देख रही थी, वह इन दोनों की आवाज़ सुनकर अव्यांश पर से अपने नज़र हटा लेती है और उन दोनों को देखकर बोली, हटोड़ा बहुत। चाहत की बात सुनकर आरोही चाहत से सवाल करते हुए बोली, हाँ तू तो इन्हीं की बात कर रही थी ना कल? तो चाहत अपनी आंखों से आरोही को इस बार में बात करने से मना कर देती है। ये बात शिव और अव्यांश दोनों ने ही नोटिस की थी। अव्यांश चाहत के सामने देखते हुए आरोही से बोला, और यह क्या बात कर रही थी? तो चाहत अव्यांश को देखकर बोली, नहीं कुछ नहीं, यह वैसे ही बकवास करती रहती है। फिर अव्यांश चाहत के हाथ को देखकर बोला, क्या अब आप ठीक है? तो चाहत बोली, हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा स्क्रैच तो आया था, ठीक है अब हम। शिवा चाहत और आरोही से बोला, आप दोनों ने लंच किया क्या? तो चाहत शिव को देखकर बोली, हाँ हम लंच करके आए हैं। शिव उसे देखकर बोला, आप कुछ पीना पसंद करेगी, चाय कॉफ़ी या और कुछ भी? तो चाहत को देखकर आरोही बोली, ऑलरेडी 3 चाय के कप पी चुकी है और तुम अभी भी इसके लिए चाय मंगवा रहे हो? अव्यांश चाहत को देखकर बोला, आपको चाय इतनी पसंद है? तो चाहत बोले, हाँ हमें तो चाहिए बहुत पसंद है, पर ना दूसरों के हाथ के चाय से ज़्यादा मुझे खुद की बनाई हुई चाय ज़्यादा पसंद है। क्या आप इतनी अच्छी चाय बनाते हैं? शिव चाहत को देखकर बोला। तो आरोही बीच में से बोले, अगर आप एक बार इसके हाथ की चाय पियोगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आप अपनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी भी भूल जाओगे। तो शिव चाहत को देखते हुए बोला, फिर तो आपके हाथ की चाय पीने आना पड़ेगा। शिव चाहत तीनों आपस में बातें कर रहे थे और अव्यांश बिना कुछ बोले बस एक चाहत के मासूम चेहरे को ही देख रहा था। चाहत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, बस कभी भी बोल रही थी। अव्यांश ऐसे ही खोया हुआ चाहत उसकी आंखों में देखते हुए अपने मन में बोला, इस कदर गिरफ्तार है तेरी आंखों में, हमें रास्ता रिहाई का दिखे भी तो हम नज़रअंदाज कर दें। शिव की कोई बात पर चाहत को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और उसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। चाहत अपने दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बस ऐसे ही हंसे जा रही थी। अव्यांश चाहत के हंसते हुए चेहरे को देख रहा था। चाहत को हंसता हुआ चेहरा देखकर अव्यांश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अभियान चाहत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अपने मन में बोला, जी चाहता है कि तुम हमेशा ही यूं ही मेरे करीब बैठे रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखा करूं और कोई ना हो, बस हम दोनों हो और तुम्हारी यह प्यारी मुस्कान हो। चाहत शिव और आरोही की बातें सुन रही थी, पर अव्यांश को तो जैसे उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वह बस चाहत के चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसकी तो नज़रें बस चाहत के चेहरे पर ही थम गई थी। दूसरी तरफ रेस ग्राउंड में पूरा ग्राउंड स्टूडेंट से भरा हुआ था और सभी अदिति का नाम जोर जोर से बोल रहे थे। रोहन और अदिति दोनों की ही बाइक फुल स्पीड के साथ रेस लगा रही थी। इस वक्त रोहन अदिति से आगे था। अदिति अपनी बाइक का लीवर जोर से देते हुए रोहन की बाइक को ओवरटेक करके रोहन से भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इस वक्त उन दोनों की ही बाइक फुल स्पीड पर थी, पर अदिति की बाइक तो किसी को दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि अदिति बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बाइक चला रही थी, जिस वजह से पूरे ग्राउंड में धूल मिट्टी उड़ने लगी थी। रोहन को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से उसकी आंख में मिट्टी नहीं जा रही थी। सभी स्टूडेंट्स अदिति को चेयर कर रहे थे और अदिति को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ बचे कुचे 4-5 लोग ही थे जो रोहन को सपोर्ट कर रहे थे। रोहन एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था और एंडिंग पॉइंट की जो बॉर्डर थी वहां पर अपनी बाइक रोक देता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि जो पहले एंडिंग पॉइंट पर आएगा उसे विनर माना जाएगा। रोहन पहले एंडिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। रोहन अपने बाइक पर से उतर गया था और बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह रेस जीत चुका था। रोहन जैसे ही अपने आगे देखा है तो पता है कि अदिति की बाइक उससे पहले ही एंडिंग पॉइंट पर आ गए हैं और अदिति जीत चुकी है। इस वक्त रोहन को अदिति को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सभी लोग पूरे ग्राउंड में अदिति का नाम जोर जोर से ले रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अदिति ने अब तक हेलमेट नहीं निकला था, जिस वजह से किसी कोई अदिति को पहचान नहीं पा रहा था, पर सबको पता था कि यह अदिति ही है। दूर खड़े कबीर और रूही दोनों ही जोर जोर से अदिति का नाम लेने लगते हैं और वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अदिति जीत चुकी थी। कबीर अदिति को देखते हुए रूही से बोल, देखा मैंने कहा था ना, अपना शेर जीत जाएगा, उसे बाइक रेस में हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। रूही भी खुश होते हुए बोली, हाँ यार जीत गई, देख हमारे शेरनी इस। फिर वह दोनों वहां से अदिति के पास चले जाते हैं। एंडिंग पॉइंट पर जहां अभी थोड़ी देर पहले रोहन जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वह जब देखा है कि उससे पहले अदिति एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रोहन ने अपना हेलमेट निकाल दिया था। अभिनव और रोहन खास अच्छे दोस्त थे नहीं, पर रहा ने जब अभिनव को कॉल की तब अभिनव फ्री था, जिस वजह से वो रेस देखने आ गया था। अभिनव रोहन को इग्नोर करके वह जो दूसरा लड़का था जिसने हेलमेट पहन रखा था, अभिनव जाकर उस लड़के को टाइटली हग कर लेता है। यह अदिति थी जिसने हेलमेट पहनने की वजह से अभिनव को पता नहीं चला था। अभिनव अदिति को हग करके बोला, वाह यार क्या बाइक चलाई है तूने, सच में मैं तो तेरा फैन हो गया। अदिति अभिनव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अभिनव ने उसे कस के गले लगाया हुआ था, जिस वजह से अदिति उसे दूर नहीं कर पा रही थी।
इस बार अदिति अभिनव के सीने पर अपने हाथ से जोर से धक्का देती है, जिस वजह से अभिनव उसे 2 कदम दूर हो जाता है। अभिनव अपने कदमों की तरफ देखा है जो 2 कदम पीछे हो गए थे, फिर अपना सिर उठाकर आगे की तरफ देखा है। अदिति ने जो हेलमेट पहना था, अदिति उसे हेलमेट को अपने सर से निकाल देती है, जिस वजह से उसके खुले बाल उसके कंधों पर बिखर जाते हैं। अदिति अपने बालों में हाथ डालकर अपने बाल ठीक करते हुए अभिनव को घूरते हुए बोली, मुझे पता है कि मैं अच्छी बाइक चलाती हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू अपन से चिपकेगा, समझ जा क्या। फिर रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोली, जा और जाके अपने दोस्त के हार के आंसू पोंछ। अभिनव अभी भी बस अदिति को ही देख रहा था। अभिनव को लग रहा था कि यह कोई छोटी हाइट वाला क्यूट सा लड़का होगा, पर जब हेलमेट के अंदर इतनी प्यारी और क्यूट लड़की को देखकर अभिनव की नज़र ही नहीं हट रही थी अदिति पर से। इतने में वहां पर रूही और कबीर आ जाते हैं। रोहन जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वह अपना हेलमेट जो हाथ में पड़ा हुआ था उसे जमीन पर जोर से फेंक देता है। अदिति एक डेविल स्माइल के साथ रोहन के पास जाती है और उसे चिढ़ते हुए बोली, मैंने तो सुना था कि रोहन बजाज कभी किसी से नहीं हारता, तो फिर आज क्या हुआ रोहन? रोहन अदिति को उंगली दिखाते हुए बोला, देखा अदिति, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, मेरे से पंगा मत ले, समझी ना। अदिति रोहन की उंगली को घूर रही थी जो रोहन ने अदिति के सामने रखी हुई थी। रोहन अदिति की नज़रें अपनी उंगली पर देखा है तो जल्दी से अपना हाथ नीचे कर लेता है। फिर अदिति उसके सामने देखकर बोली, शर्त के मुताबिक अब तुझे क्या करना है ये तो तुझे पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि रोहन बजाज कभी अपनी ज़बान से मुकरता नहीं। रूही अदिति का हाथ खींचकर उसके कान में धीरे से बोली, अदिति क्या कर रही है तू, रेस जीत गई ना, इतना काफ़ी है। अदिति रूही से दूर होते हुए रोहन को देखते हुए बोली, माफ़ी तो इसे मुझे से मांगने ही पड़ेगी, क्या होगा मोल में आगे, क्या रोहन अदिति से माफ़ी मांगेगा? और आपको अव्यांश की शायरी कैसी लगी ज़रूर बताना। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमरे साथ। इश्किया इबादत में पल का पत्ता, एपिसोड 104। क्या ख्वाहिश की मौत हो चुकी है 1 साल बाद? दक्ष जो सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था, उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, क्योंकि सामने से ख्वाहिश नीचे आ रही थी। वह नम्रता जी को अपने साथ लेकर आ रही थी। नम्रता जी ने एक रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, जिसके साथ गोल्ड की ज्वेलरी और उसके मैचिंग का मेकअप। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। दक्ष के हाथों में वाइन की ट्रे थी, वो एक पंजाबी लुक में था। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी उसे ओवर मैच्योर लुक दे रही थी। और दूसरी तरफ वही हाल रुद्राक्ष का भी था। वो खोया हुआ सा अपनी हरी आंखों से बस को ही देख रहा था। को पता था कि रुद्राक्ष की नज़रें उसे ही देख रही है, इसलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसने अपनी नज़रें झुका कर रखी हुई थी। दुल्हन को मंडप तक छोड़ने जाने के लिए किंग और उसके जैसे 3 और लेपर्ड्स को बुलाया गया था, जो ब्लैक कलर के ही थे। ख्वाहिश जब किंग को देखती है तो उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। वह किंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वाओ किंग वापस आ गया, अच्छा हुआ आ गया। रुद्राक्ष भी ना मेरे प्यारे किंग को ट्रेनिंग पर भेजकर बिल्कुल अच्छा नहीं करते, इसलिए अब से मैं कभी किंग को कहीं नहीं जाने दूंगी। नम्रता जी किंग की तरफ देखकर ख्वाहिश से बोली, ख्वाहिश क्या ये शेर काटेगा? ख्वाहिश मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, ये नहीं काटेगा, ये तो बहुत प्यारा है और ये शेर नहीं तेंदुआ। किंग ख्वाहिश की तरफ देखकर अपनी किंग वॉक के साथ चलते हुए ख्वाहिश के पैरों के पास खड़ा हो जाता है। ख्वाहिश पंजों के बल बैठकर किंग को गले लगा लेती है। किंग भी उसे अपने गले लगा लेता है। रुद्राक्ष जब ये देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। ख्वाहिश किंग से दूर होकर रुद्राक्ष को अपनी जीभ दिखाकर चिढ़ाती है तो रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वो ख्वाहिश को घूरते हुए नम्रता जी के पास जाता है और उन्हें लेपर्ड्स के बीच से उनका हाथ पकड़कर निकालता है और उन्हें मंडप तक ले जाता है। नम्रता जी को बहुत अच्छा लगता है जब रुद्राक्ष खुद उन्हें लेने आता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर पर चिमटी काट लेता है, जिससे ख्वाहिश उछल पड़ती है। सब लोग ख्वाहिश की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ? ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ घूर कर देखती हैं तो रुद्राक्ष ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी सांड से मच्छर ने काट लिया, पर अब ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप लोग रस्मों पर ध्यान दीजिए। रुद्राक्ष ख्वाहिश के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डाल लेता है और जहां पर उसने चिमटी काटी थी वहां पर सहलाने लगता है। ख्वाहिश उसके हाथ को हटाते हुए बोली, दूर रहो। क्यों दूर रहूं? और क्या कहा था तुमने, सांड से मच्छर? तुमने इतने बड़े मच्छर भी देखे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैसे मच्छरों को देखने की? रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बात सुनकर उसे अपनी अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, प्लीज़ अब आप मच्छरों से तो नहीं ही जालस नहीं हो सकते, समझे? हो सकता हूँ मैं हर उस चीज़ से जालस हूँ जिसे तुम देखती छूती हो, जो हर चीज़ तुम्हारे सामने है। जब मैं नहीं हूँ तब मैं हर उस चीज़ से जालस हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे अलावा कभी किसी और को देखो भी, और जो तुमने किंग को गले लगाया वो मैंने देखा, उसकी सज़ा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर अपनी जुनूनी आवाज़ में बोला। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दक्ष जो उन दोनों को देख रहा था उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से भरी नज़रों से रुद्राक्ष को देख रहा था। उसकी आंखें जैसे से आग उगल रही थी। कबीर जो नीति के साथ गप्पे लड़ा रहा था, उसकी कैजुअली ही दक्ष जो वेटर के गेटअप में था उसकी ट्रे से एक वाइन का ग्लास उठा लेता है और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सरदार जी। पर दक्ष का ध्यान उसके तरफ नहीं था। कबीर जब दक्ष के चेहरे की तरफ देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो दक्ष के चेहरे के कबीर जाकर बोला, मैंने कहा सरदार जी थैंक यू, सब ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे आप? दक्ष अपने होश में आता है और कबीर की तरफ देखता है जो शक की नज़रों से उसे ही देख रहा था। दक्ष बिना किसी भाव के बोला, जी सर बोलिए, कुछ काम है?
कबीर दक्ष को देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा हुआ है। दक्ष अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नहीं सर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले और मैं आपको नहीं जानता। कबीर उसे घूरते हुए बोला, अगर नहीं जानते हो, पहली बार मिले हैं तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो और अपने कदम क्यों पीछे ले रहे हो जैसे तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा। दक्ष अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, नहीं सर, आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं आपको जानता हूँ, आई डोंट नो आप कौन है। कबीर उसे घूरते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम कबीर थापर है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और थापर इंडस्ट्रीज का फ्यूचर सीईओ समझे, और आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते। अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम कबीर थापर को जानते हो या नहीं तो कहना कि हाँ मैं कबीर थापर को जानता हूँ, तो बताओ क्या कहोगे। दक्ष को कबीर की बकवास सुनकर गुस्सा आ रहा था पर वह अपने आप को शांत रखते हुए बोला, मैं कहूंगा कि मैं आपको जानता हूँ, आप एक बहुत बड़ा डॉक्टर और थापर इंडस्ट्रीज के फ्यूचर सीईओ है, पर सर मुझे नहीं लगता कि कोई आपके बारे में पूछेगा भी कभी। इतना कहकर दक्ष वहां से चला जाता है। कबीर अपना सर खुजलाते हुए बोला, क्या इसने मेरी इंसल्ट की है? अगर इसने मेरे इंसल्ट की है तो मैं इसे जान से मार दूंगा। कबीर थापर की इंसल्ट की है। वह दक्ष के पीछे पीछे चलने लगता है और दक्ष उससे बचने के लिए आगे पीछे हो रहा था। दक्ष गुस्से से अपने मन में बोला, ये चिपकू तो पीछे ही पड़ गया, अब कैसे इससे पीछा छुड़ाओ। उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वह एकदम से पीछे मुड़ता है। कभी उसके बिल्कुल पीछे ही कबीर खड़ा था और सारा वाइन दक्ष के पीछे मुड़ने की वजह से कबीर के ऊपर गिरता है। कबीर गुस्से से बोला, दिख नहीं रहा अंधे हो क्या जो सारा वाइन मेरे ऊपर गिरा दिया, बेवकूफ। कुछ देर बाद शादी लगभग हो चुकी थी और दक्ष कबीर अपने कपड़े चेंज करने गया था। राकेश जी नम्रता जी के गले में मंगलसूत्र पहनते हैं और इसी के साथ पंडित जी बोले, मुबारक हो, शादी समाप्त हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। कबीर जो नीचे की तरफ आ रहा था वह देखता है कि दक्ष के हाथ में कोई रिमोट था और वह घर से काफी दूर चला गया था और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान सजा। वह रुद्राक्ष के पास जो चेयर पड़ी थी उसको देख रहा था। कबीर को यह चीज कुछ अजीब लगती है। वह जल्दी से रुद्राक्ष के पास जाता है और उसे जल्दी से उस चेयर से दूर घसीट लेता है और उसे के साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रुद्राक्ष और कबीर कुछ दूर जाकर गिरे थे। रुद्राक्ष जल्दी से खुद को संभालता है। कबीर रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तो ठीक है ना भाई? रुद्राक्ष अपना सर हमें हिलाकर बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, सबको यहाँ से बाहर निकालो, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। कबीर अपना सर हमें हिल कर वैसा ही करता है। वह लोग घर के सारे मेंबर्स को सैफली घर से बाहर निकलने लगते हैं। रुद्राक्ष राकेश जी और नम्रता जी को घर के बाहर छोड़ते हुए बोला, आप लोग यही रहे, मैं अभी आया। उसे काफी बेचैनी हो रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सीन वाली जगह पर काफी दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष अपने दिल पर रब करते हुए बोला, कहाँ चले गए स्वीटहार्ट? बस एक बार मेरी नज़रों के सामने आ जाओ, तुम्हें ना देखने पर मेरा दिल पूरी तरह से दर्द कर रहा है। घर से लगभग सारे लोग बाहर जा चुके थे। अब तक 3 ब्लास्ट हो चुके थे। रुद्राक्ष के नज़र मंडप के पास खड़ी ख्वाहिश पर जाती है। चारों तरफ आग लगने की वजह से ख्वाहिश कहीं जा नहीं पा रही थी, वह बुरी तरह से खांस रही थी। ख्वाहिश को देखकर रुद्राक्ष को थोड़ा नॉर्मल लगता है पर अभी भी काफ़ी गुस्से में था। तभी कुछ जली हुई कर्टन्स और विंडो जाकर ख्वाहिश के ऊपर गिरती है जिससे वह जल जाती है और बुरी तरह से चीखने लगती है। ये देखकर जैसे रुद्राक्ष की सांस ही रख चुकी थी, वह जल्दी से अपने कदम ख्वाहिश की तरह बढ़ता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को अपने आप से दूर रखते हुए बोली, नहीं रुद्राक्ष, यहाँ मत लिए, यहाँ पर सब जगह पर आग लगी हुई है, हमारे कपड़ों में भी आग लग गई है, अगर आप आ जाएंगे तो आप भी जल जाएंगे। रुद्राक्ष उसकी बात को इग्नोर करके ख्वाहिश की तरफ दौड़ लगा देता है पर तभी एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और रुद्राक्ष ख्वाहिश से काफी दूर जाकर गिरता है। उसे काफी चोट आ गई थी। वह देखता है कि ख्वाहिश जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। रुद्राक्ष अपने बंद होती हुई आंखों से ख्वाहिश को ही देख रहा था जो बेहोश होकर उसे आग में चल रही थी। एपिसोड 105 ख्वाहिश अब इस दुनिया में नहीं रही तो रुद्राक्ष इस दुनिया को तबाह कर देगा। ख्वाहिश पूरी जल चुकी थी और रुद्राक्ष उसे बचने की कोशिश कर रहा था पर वह ख्वाहिश के पास नहीं जा पा रहा था। चारों तरफ पूरी तरह से आग लगी हुई थी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसके पूरे चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वह एक छलांग लगाकर सीधा ख्वाहिश के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि ख्वाहिश की पूरी बॉडी जल चुकी थी। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह घुटने के बल ख्वाहिश के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है पर वह जल चुका था। रुद्राक्ष के हाथ लगाते ही ख्वाहिश हवा में धुआं बनकर उड़ जाती है। स्वीटहार्ट एक जोर की आवाज के साथ रुद्राक्ष जग जाता है। उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे और उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह अपने कांपते हाथ अपने बालों में घुमाता है और अपनी आंखों पर आए हुए बालों को हटाता है। वह आसपास देखता है तो वह इस वक्त अस्पताल के वार्ड रूम में था। रुद्राक्ष के लाल आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोला, स्वीटहार्ट। इतना कहकर वह अपने बेड से उठने लगता है। रुद्राक्ष अपने हाथ में लगे ड्रिप को निकाल कर फेंक देता है और केबिन से बाहर निकलने लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है सामने से कबीर आदित्य, राकेश जी, श्री सब लोग अंदर आ जाते हैं। वह सब लोग रुद्राक्ष को खड़ा देखकर परेशान हो जाते हैं। कबीर और आदित्य रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बैठते हुए बोले, भाई क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप खड़े हो रहे हैं। कबीर उसके हाथ को देखकर बोला, ड्रिप निकालने की क्या जरूरत थी? तुझे जरूरत है इसकी?
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरी स्वीटहार्ट की ज़रूरत है। कहाँ है मेरी स्वीटहार्ट? उसे लाओ मेरे सामने, मुझे उसे देखना है। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो पता नहीं कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। रुद्राक्ष बेचैनी से बोला। उसकी हालत देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। राकेश जी रुद्राक्ष के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, रुद्राक्ष मेरी बात सुनो, हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो। हमारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ख्वाहिश को ढूंढने की, और हमें पूरा यकीन है कि ख्वाहिश मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। अगर तुम जल्दी ठीक हो गए तो फिर ख्वाहिश भी जल्दी मिल जाएगी, भरोसा रखो। रुद्राक्ष सबको घूरते हुए बोला, मुझे पता है कि मेरी स्वीटहार्ट बहुत जल्द मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पर मैं अब एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं? कल रात से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हूं। आप लोगों में से किसी ने भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। आप सबको तो मैं बाद में देखूंगा। इतना कहकर रुद्राक्ष उन सबको एक नज़र घूरने के बाद वहां से निकल जाता है। अर्थ राकेश जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, अंकल आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि ख्वाहिश मिल जाएगी, जब आपको ये पता है कि ख्वाहिश अब कभी हमारे बीच वापस नहीं आ सकती। तो कबीर भी अर्थ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, अर्थ बिल्कुल सही कह रहा है अंकल, हम लोगों ने खुद ख्वाहिश की डेड बॉडी देखी थी और आपने रुद्राक्ष को झूठी होप दी है कि उसे ख्वाहिश वापस मिल जाएगी, जबकि ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। राकेश जी उन सब की तरफ देखकर सीरियस फेस के साथ बोले, तो क्या तुम सब में से किसी में ये हिम्मत है कि रुद्राक्ष को ये बता सको कि ख्वाहिश अब इस दुनिया में नहीं रही? राकेश जी की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आदित्य की आंखों में से आंसू बहने लगे थे। राकेश जी उन सबको देखते हुए बोले, नहीं है हिम्मत तुम में से किसी में नहीं है, ना ही मुझ में है, क्योंकि सबको पता है कि रुद्राक्ष को अगर पता चला कि ख्वाहिश अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। अब तक उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सीन वाली जगह पर काफ़ी दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष अपने दिल पर रब करते हुए बोला, कहाँ चले गए स्वीटहार्ट, बस एक बार मेरी नज़रों के सामने आ जाओ। तुम्हें ना देखने पर मेरा दिल पूरी तरह से दर्द कर रहा है। घर से लगभग सारे लोग बाहर जा चुके थे। अब तक 3 ब्लास्ट हो चुके थे। रुद्राक्ष के नज़र मंडप के पास खड़ी ख्वाहिश पर जाती है। चारों तरफ आग लगने की वजह से ख्वाहिश कहीं जा नहीं पा रही थी, वह बुरी तरह से खास रही थी। ख्वाहिश को देखकर रुद्राक्ष को थोड़ा नॉर्मल लगता है, पर अभी भी काफ़ी गुस्से में था। तभी कुछ जली हुई कर्टन्स और विंडो जाकर ख्वाहिश के ऊपर गिरती है, जिससे वह जल जाती है और बुरी तरह से चीखने लगती है। ये देखकर जैसे रुद्राक्ष की सांस ही रख चुकी थी, वह जल्दी से अपने कदम ख्वाहिश की तरह बढ़ता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को अपने आप से दूर रखते हुए बोली, नहीं रुद्राक्ष यहाँ मत लिए, यहाँ पर सब जगह पर आग लगी हुई है, हमारे कपड़ों में भी आग लग गई है, अगर आप आ जाएंगे तो आप भी जल जाएंगे। रुद्राक्ष उसकी बात को इग्नोर करके ख्वाहिश की तरफ दौड़ लगा देता है, पर तभी एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और रुद्राक्ष ख्वाहिश से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसे काफ़ी चोट आ गई थी। वह देखता है कि ख्वाहिश जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। रुद्राक्ष अपने बंद होती हुई आंखों से ख्वाहिश को ही देख रहा था, जो बेहोश होकर उसे आग में चल रही थी। 1 साल बाद रौद्र मैंशन। अब आगे अगली सुबह ख्वाहिश पूरी जल चुकी थी और रुद्राक्ष उसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर वह ख्वाहिश के पास नहीं जा पा रहा था। चारों तरफ पूरी तरह से आग लगी हुई थी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसके पूरे चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वह एक छलांग लगाकर सीधा ख्वाहिश के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि ख्वाहिश की पूरी बॉडी जल चुकी थी। ये देखकर रुद्राक्ष की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह घुटने के बल ख्वाहिश के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, पर वह जल चुका था। रुद्राक्ष के हाथ लगाते ही ख्वाहिश हवा में धुआं बनकर उड़ जाती है। स्वीटहार्ट एक जोर की आवाज़ के साथ रुद्राक्ष जग जाता है। उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे और उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह अपने कांपते हाथ अपने बालों में घुमाता है और अपनी आंखों पर आए हुए बालों को हटाता है। वह आसपास देखता है तो वह इस वक्त अस्पताल के वार्ड रूम में था। रुद्राक्ष के लाल आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोला, स्वीटहार्ट, इतना कहकर वह अपने बेड से उठने लगता है। रुद्राक्ष अपने हाथ में लगे ड्रिप को निकाल कर फेंक देता है और केबिन से बाहर निकलने लगता है। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने से कबीर, अर्थ आदित्य, राकेश जी, श्री सब लोग अंदर आ जाते हैं। वह सब लोग रुद्राक्ष को खड़ा देखकर परेशान हो जाते हैं। कबीर और आदित्य रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बैठते हुए बोले, भाई क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप खड़े हो रहे हैं। कबीर उसके हाथ को देखकर बोला, ड्रिप निकालने की क्या ज़रूरत थी, तुझे ज़रूरत है इसकी? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरी स्वीटहार्ट की ज़रूरत है। कहाँ है मेरी स्वीटहार्ट? उसे लाओ मेरे सामने, मुझे उसे देखना है। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा है, अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो पता नहीं कहीं मेरी जान ही ना चली जाए। रुद्राक्ष बेचैनी से बोला। उसकी हालत देखकर सबको बहुत बुरा लग रहा था। राकेश जी रुद्राक्ष के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, रुद्राक्ष मेरी बात सुनो, हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो, हमारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ख्वाहिश को ढूंढने की, और हमें पूरा यकीन है कि ख्वाहिश मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। अगर तुम जल्दी ठीक हो गए तो फिर ख्वाहिश भी जल्दी मिल जाएगी, भरोसा रखो। रुद्राक्ष सबको घूरते हुए बोला, मुझे पता है कि मेरी स्वीटहार्ट बहुत जल्द मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, पर मैं अब एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूं? कल रात से मैं यहाँ पर बेहोश पड़ा हूं, आप लोगों में से किसी ने भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। आप सबको तो मैं बाद में देखूंगा। इतना कहकर रुद्राक्ष उन सबको एक नज़र घूरने के बाद वहां से निकल जाता है। अर्थ राकेश जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, अंकल आपको ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि ख्वाहिश मिल जाएगी, जब आपको ये पता है कि ख्वाहिश अब कभी हमारे बीच वापस नहीं आ सकती। तो
कबीर भी अर्थ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, अर्थ बिल्कुल सही कह रहा है अंकल, हम लोगों ने खुद ख्वाहिश की डेड बॉडी देखी थी और आपने रुद्राक्ष को झूठी होप दी है कि उसे ख्वाहिश वापस मिल जाएगी, जबकि ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। राकेश जी उन सब की तरफ देखकर सीरियस फेस के साथ बोले, तो क्या तुम सब में से किसी में ये हिम्मत है कि रुद्राक्ष को ये बता सको कि ख्वाहिश अब इस दुनिया में नहीं रही? राकेश जी की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। आदित्य की आंखों में से आंसू बहने लगे थे। राकेश जी उन सबको देखते हुए बोले, नहीं है हिम्मत तुम में से किसी में नहीं है, ना ही मुझ में है, क्योंकि सबको पता है कि रुद्राक्ष को अगर पता चला कि ख्वाहिश अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। एपिसोड 106 बेस्ट राइटर अवार्ड। दक्ष वापस इंडिया जाना चाहते हैं। वेनिस शहर जो पूरा पानी के बीच में बना हुआ था, उसकी खूबसूरती ही अलग थी। पानी के ऊपर से बहता हुआ ठंडा पानी जो वहां खड़े लोगों को स्वर्ग जैसा आनंद दे रहा था। पूरा शहर पानी के बीच में बना होने की वजह से वहां पर नॉर्मल टैक्सी या रिक्शा नहीं होती हैं। सब लोग बोट के जैसी टैक्सी से बैठते हैं जिसे वो लोग वाटर टैक्सी कहते हैं और उसी में ट्रैवलिंग करते हैं। वहां पुल एरिया का इलाका पूरा खाली करवा दिया गया था क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली थी। एक बड़ी सी वाटर टैक्सी में एक लड़की बैठी हुई थी और उसके दूरी पर एक लड़का खड़ा था जो अपनी जेब में हाथ डाले बिना पल के झपकाए बस उस लड़की को ही देख रहा था, पर उसे लड़की का ध्यान उस लड़के की तरफ नहीं था। वह तो अपनी इमोशनलेस आंखों से बस वहां के खूबसूरत नज़ारों को देख रहे थे। हालांकि उसकी आंखों में कुछ खास खुशी नहीं थी। उसे लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थी, ना कोई खुशी ना दुख ना कोई इमोशन। वह बस वहां पर सब देख रही थी। उसकी नज़र सामने किनारे पर खड़े दो कपल पर जाती है जो बातें कर रहे थे। एक लड़की जो बहुत बोल रही थी और हंसते जा रही थी और सामने खड़ा लड़का बस उस लड़की की बातें सुन रहा था। ये देखकर उस लड़की की आंखों में कुछ पुरानी यादें आ जाती हैं, पर उसे सही से याद नहीं आ रहा था। उसकी सारी यादें धुंधली धुंधली थी। वह अपना सिर पकड़कर चीखने लगती है। उसे अपने सर में दर्द होने लगा था। वह लड़का जो वहां खड़ा था वह जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और उसके सर को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ ख्वाहिश, क्या हुआ, फिर से सिर दर्द करने लगा है? तुम्हें मना किया है ना डॉक्टर ने कि पुरानी बातें मत याद करने की कोशिश करो? जबकि याद नहीं आ रहा है तो मुझे पता है तुम हमारे वह सारे प्यार भरे पलों को याद कर रही हो, पर तुम्हें पता है ना जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें अनकंफर्टेबल करना चाहता हूँ। यह है दक्ष खन्ना जो ख्वाहिश को अपने साथ इटली ले आया था। वह ख्वाहिश के सर को अपने सीने पर रख लेता है और धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगता है। ख्वाहिश शांत हो चुकी थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी। उसने दक्ष को छुआ तक नहीं था। दक्ष उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ ख्वाहिश, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। मैंने कहा था वह सब सच है, बस तुम्हारी याददाश्त चली गई उस एक्सीडेंट में जिस वजह से तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ ख्वाहिश। मैंने तुम्हें हमारी शादी का सर्टिफिकेट, हमारे फोटोग्राफ दिखाए, क्या तुम्हें फिर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है? ख्वाहिश उसकी बात का फिर से कोई जवाब नहीं देती। दक्ष ख्वाहिश से दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, ठीक है बोलो क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तुम्हें यहाँ नहीं मजा आ रहा, नहीं रहना है तो हम फिर से शहर चेंज कर सकते हैं। इटली, रोम, वेरोना, पेरिस, फ्रांस, तुम जहाँ कहो हम वहाँ जाएंगे। मेरे लिए बस तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तुम जो चाहो वह मांग सकती हो, पर तुम ऐसे चुप मत रहा करो। तुम पहले की तरह क्यों नहीं रहती हंसते खेलती? मुझे परेशान करो प्लीज़ ख्वाहिश, ऐसे बिहेव मत करो, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा है। ख्वाहिश दक्ष के हाथों को अपने चेहरे से हटकर खड़ी हो जाती है और उस बोट में चारों तरफ देखते हुए बोली, यह सब बहुत अच्छा है, ये का नज़ारा बहुत अच्छा है, पर हमें यहाँ नहीं रहना। हमें पता नहीं क्यों पर हमारा दिल तुम्हारी बातें मानने को तैयार नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल में कोई और है, हमारे जहन में किसी और की यादें हैं। वह तुम नहीं हो दक्ष, वह इंसान हमें तुम्हारी तरह नहीं लगता। तुम्हारी छुअन हमें वह महसूस नहीं कराती जो हमारे जहन में है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमें कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। हाउस एक्सीडेंट में हमारी याददाश्त चली गई है, शायद इस वजह से ये सब हो रहा होगा, पर कुछ वक्त इंतजार करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ख्वाहिश की बात सुनकर दक्ष गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है पर कुछ कहता नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। वह अपने मन में बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत, तुम मेरी जिंदगी में ना होते हुए भी हो। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं ख्वाहिश के दिलो दिमाग से तुम्हारी इमेज हटाने की, पर वह हट ही नहीं रहा। पर मैं भी दक्ष खन्ना हूं, जब तक तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। और ख्वाहिश तो मेरी हो चुकी है, बस कुछ वक्त, फिर उस दवाइयां की वजह से वह पूरी तरह से तुम्हें भूल जाएगी। फिर उसके पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है और उसे मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। दक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी उसे ख्वाहिश की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। ख्वाहिश दक्ष की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, दक्ष क्या हम लोग वापस इंडिया जा सकते हैं? हाँ मुझे पता है कि उसे इंसिडेंट के बाद तुम इंडिया नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम्हें वह पुरानी यादें आ जाती है, पर क्या पता शायद वहां जाने के बाद हमें सारी चीज़ याद आ जाए और हम पहले की तरह तुम्हारे साथ प्यार से रहने लगे। प्लीज़ मना मत करना, हमें यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पर जहाँ पर कोई अपना नहीं है। तुमने कहा कि मैं पहले से अनाथ थी पर मेरे दोस्त थे जो अब नहीं है, मुझे उन लोगों से मिलना है। दक्ष सीरियस आवाज में बोला, नहीं ख्वाहिश, मैंने पहले ही कहा था कि इस बारे में बात नहीं होगी और ना ही हम कभी इंडिया जाएंगे। तुम किसी और कंट्री का बोलो, हम वहां जा सकते हैं पर इंडिया नहीं। दक्ष की कड़क आवाज सुनकर ख्वाहिश का चेहरा मुरझा जाता है और वह अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। दक्ष उसके पास जाता है और जैसे ही उसे छूने वाला था ख्वाहिश अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है और बिना किसी भाव के बोली, हमें हाथ मत लगाए प्लीज, हमें नहीं पसंद है। ख्वाहिश की बात सुनकर दक्ष अपने आज की मुट्ठी कस लेता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है।
खन्नास हाउस। कुछ देर बाद ख्वाहिश और दक्ष बड़े से कांच के घर के अंदर बैठे हुए थे, पर पूरा सफ़ेद कलर का था और पूरा कांच का बहुत खूबसूरत घर था। ये ख्वाहिश कुछ बोल नहीं रही थी, वह बस अपने हाथों से बनाई हुई चाय पी रही थी और दक्ष लगातार उसे देख रहा था। ख्वाहिश वहां से उठकर टीवी ऑन करके दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाती है जिससे उसे दक्ष ना देख सके। ख्वाहिश टीवी ऑन करके कुछ चैनल चेंज करती है, उसमें सारे इंडियन टेलीविज़न के चैनल ही आ रहे थे क्योंकि ख्वाहिश को इंग्लिश मूवीज़ जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए दक्ष ने वह नहीं रखवाया था। ख्वाहिश एक चैनल पर रोक देती है जहां पर एक अवार्ड शो चल रहा था जिसमें सारे एक्टर और एक्ट्रेस को बेस्ट होने के अवार्ड दिए जा रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है बेस्ट राइटर के लिए, जिसके नॉमिनी 4 राइटर थे और उसके साथ एक विनर का नाम बोलते हैं, जिसे सुनकर ख्वाहिश और दक्ष दोनों की ही आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह था ख्वाहिश गुप्ता। ख्वाहिश हैरानी पीछे मुड़कर दक्ष की तरफ देखकर बोली, ख्वाहिश गुप्ता तो हम हैं और हमने कभी यह शो लिखा, एक अनचाहा प्यार जिसमें एक लड़का एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर रहा है। वाह। ख्वाहिश का अवार्ड लेने के लिए एक लड़की आई हुई थी, वो इनका उस शो के बारे में और ख्वाहिश के बारे में बताने लगता है कि मिस ख्वाहिश इस वक्त हमारे बीच नहीं है, पर हमें खुशी हो रही है यह अवार्ड उन्हें देते हुए। उन्होंने एक बहुत ही उम्दा कहानी लिखी है जो कि आज के ज़माने की रियलिटी भी है। वह आगे बोल ही रहा था कि दक्ष ख्वाहिश के हाथ से रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर देता है और सर्द आवाज में बोला, गो टू योर रूम। ख्वाहिश उसे कुछ कहने वाली थी पर दक्ष चिल्ला कर बोला, मैंने कहा अपने रूम में जाओ और आइंदा से ऐसे फालतू चीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम नहीं हो दुनिया में और भी ख्वाहिश गुप्ता है, जाओ। दक्ष की डरावनी आवाज़ सुनकर ख्वाहिश दक्ष को घूरते हुए वहां से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हालांकि उसे कभी दक्ष से डर नहीं लगता था, पर वह उसे ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी क्योंकि उसे खुद पसंद नहीं था। दक्ष गुस्से से उसे टीवी को निकालकर पटक देता है और अपने मुठिया कसकर बोला, मैं हर एक उस चीज़ को ख्वाहिश से दूर कर दूंगा जो रुद्राक्ष से जुड़ी हुई है। उसकी आंखों में एक जुनून था जो रुद्राक्ष ख्वाहिश को कभी न मिलने देने वाला था। इंडिया, शेखावत एम्पायर। क्या दक्ष ख्वाहिश और रुद्राक्ष को कभी मिलने देगा? क्या रुद्राक्ष रखा है फिर से एक हो पाएंगे या नहीं? क्या करेगा रुद्राक्ष? कैसे ढूंढेगा ख्वाहिश को? देखते हैं अगले चैप्टर में कि रुद्राक्ष का सीन क्या है। अगला चैप्टर मैं अभी ही कुछ वक्त में अपलोड कर रही हूं, तो देखते रहना और प्लीज़ कमेंट करना कि चैप्टर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, ट्विट्स आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ऐसे सिर्फ चैप्टर पढ़ के चले नहीं जाना है। एपिसोड 107 स्वीटहार्ट। एक बार मिल जाओ फिर बेडिया बांध कर रख लूंगा अपने पास। ख्वाहिश की इंडिया जाने की। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था जो कि पूरा ब्लैक कलर का था और हैंडमेड था। वह लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था, उसके बाल सिल्की लंबे थे और वह अपने बालों में हाथ घुमा कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और लगभग वह भी गुस्से से कांप रहा था। वह किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और अपने पैर को जमीन पर टैप कर रहा था। उसके सामने लगभग 10 से 12 स्पाइस खड़े हुए थे। वह आदमी कोई और नहीं रुद्राक्ष था। पिछले एक साल में रुद्राक्ष का ऑरा पहले से भी ज़्यादा डरावना और गुस्सैल हो चुका था। रुद्राक्ष ने गुस्से की हदें पार हो चुकी थी। उसने गुस्से में कई बार आदित्य, अर्थ और कबीर पर भी हाथ उठा लिया था। उसके ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल ही जैसे खो चुका था। वह अपना पर टैप करते हुए सर्द आवाज में बोला, 12 लोग हो तुम मेरे सामने और तुम्हारा हजारों का ग्रुप है। तुम लोग मिलकर एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। क्या तुम सबके सब मौत के घाट उतारना चाह रहे हो? तो मुझे बोल दो कि मैं अपना टाइम वेस्ट तुम लोगों के ऊपर ना करूं और तुम्हें जान से मार दूं। उन इंटरनेशनल स्पाइज में से किसी की हिम्मत नहीं हो रहे थे कि अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखे भी। रुद्राक्ष अपनी गन निकालकर जैसे ही उन स्पाइज के ऊपर शूट करने वाला था, वहां पर श्री आ जाता है और रुद्राक्ष को रोक लेता है। श्री रुद्राक्ष के हाथ से गन लेकर बोला, बॉस आप स्टॉज मत करें, इन लोगों को मैं देख लूंगा, आप गुस्सा मत करिए, शांत रहे। आपको पता है ना, आपको गुस्सा करने से मना किया है डॉक्टर ने, आप अपने सेहत का ध्यान रखें। तभी नम्रता जी उसके केबिन में आ जाती है। वह अपने हाथ से उन लोगों को वहां से जाने का इशारा करती है तो श्री उन सारे स्पाइस को लेकर केबिन से निकल जाता है। रुद्राक्ष अपनी मुठिया कस के अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। नम्रता जी जाकर रुद्राक्ष के पास घुटने के बल बैठ जाती है और रुद्राक्ष के हाथ को अपने हाथों में भरकर उसके हाथ पर किस करके बोली, मुझे पता है रुद्राक्ष तुम बहुत अकेले हो, तुम्हें बस ख्वाहिश चाहिए और कोई नहीं, पर यकीन रखो अपने प्यार पर, अपने आप पर, तुम्हें ख्वाहिश जरूर मिलेगी। रुद्राक्ष अपनी आंखें ऊंची करके नम्रता जी की तरफ देखा है। रुद्राक्ष की आंखें लाल थी और नम भी हो चुकी थी। नम्रता जी अपना हाथ रुद्राक्ष के गाल पर रखकर उसके माथे पर किस कर लेती है और बोली, मेरा रुद्राक्ष बहुत स्ट्रांग है, इतना कि वह रो सकता है। अगर तुम ख्वाहिश को याद करके रोना चाहते हो तो तुम रो सकते हो, क्योंकि शिव भी तो अपनी सती के लिए रोए थे ना। इतना कहकर नम्रता जी रुद्राक्ष के सर को अपने सीने पर रखकर उसे सहलाने लगती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर गए थे पर उसने खुद को संभाल लिया था, वह रोया नहीं था। कुछ देर बाद वो नम्रता जी से दूर होकर बोला, मैं ठीक हूँ मोम, आप जा सकती है, थैंक यू यहाँ आने के लिए, मुझे संभालने के लिए। नम्रता जी रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, अच्छा बेटा इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ को शुक्रिया कह रहे हो, वह भी इसलिए क्योंकि उसने अपने बेटे को संभाला है। रुद्राक्ष उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना लैपटॉप उठाते हुए बोला, मेरी एक मीटिंग है, डैड अपने केबिन में होंगे, वह भी मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, अगर आप फ्री है और रुकना चाहते हैं तो डैड के केबिन में रुक जाएगा। तुम्हारी माँ खुद एक डॉक्टर है रुद्राक्ष, हमें पता है, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, मेरी एक अपॉइंटमेंट है अभी पेशेंट के साथ में, बस तुमसे मिलने आए थे, राकेश से मैं घर पर मिल लूंगी और वैसे भी कहा वह भी फ्री होगा। सी नम्रता जी रुद्राक्ष को साइड हक करके बोले और उसके माथे पर किस करके वहां से निकल जाती है। रुद्राक्ष पर मीटिंग रूम में चला जाता है। रात का वक्त, रौद्र मैंशन।
रुद्राक्ष अपने रूम में खड़ा था और अपने रूम में लगी हुई ख्वाहिश की फोटोज को देख रहा था, जो कि पूरे रूम में लगी हुई थी। कुछ फोटोज में ख्वाहिश हंस रही थी, कुछ में मुंह फुला रही थी, कुछ में वो रुद्राक्ष के बालों को खींच रही थी। रुद्राक्ष के हाथ में सिगरेट थी जिसके वो गहरे कश ले रहा था। वो ख्वाहिश के एक फोटो को अपने हाथ में लेता है जिसमें ख्वाहिश ने एक रेड कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी और रुद्राक्ष ने उसकी कमर में हाथ डाला हुआ था। ख्वाहिश का पेट रुद्राक्ष के सीने से सटा हुआ था और रुद्राक्ष के होंठ ख्वाहिश के गर्दन पर चल रहे थे और ख्वाहिश किसी बात पर हंस रही थी। रुद्राक्ष का एक हाथ अपनी जेब में था और एक हाथ से उसने ख्वाहिश की कमर को पका हुआ था। उसने ब्लैक कलर का शर्ट और पैंट पहना हुआ था और उसके साथ ख्वाहिश की साड़ी से मैचिंग रेड कलर की टाई पहनी हुई थी। रुद्राक्ष कातिल लग रहा था। उस लुक में वह फोटो बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हंसते हुए चेहरे पर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, बहुत परेशान कर रही हो तुम मुझे स्वीटहार्ट, मिल जाओ एक बार, फिर इस तरह से बांध कर रख लूंगा कि तुम वापस से कभी मुझसे दूर हुई नहीं जा पाओगे। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे हाथ पैरों में बेड़ियां बांध कर तुम्हें एक रूम में बंद कर दूंगा, पर कहीं जाने नहीं दूंगा। अब की बार बहुत छूट दे दी थी मैंने तुम्हें, जिस वजह से तुम मुझे अब और परेशान करने लगी हो, पर मुझे अब तुम्हारे साथ पहले की तरह सख्त होना पड़ेगा और जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। एक बार मिल जाओ, मैं अपने सारे तड़प एक बार में मिटा लूंगा और तुम्हारी तड़प बढ़ा दूंगा। वो बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद करके ख्वाहिश के फोटो को अपने सीने पर रख लेता है और ऐसे ही लेट जाता है। उसने ख्वाहिश के फोटो को अपने सीने पर ही रखा हुआ था और ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर वह अपने और ख्वाहिश के सारे पुराने पल याद कर रहा था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। वेनिस, ख्वाहिश का रूम। ख्वाहिश और दक्ष अलग अलग रूम में ही रह रहे थे क्योंकि ख्वाहिश को उसके साथ एक रूम में नहीं रहना था। दक्ष भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया था और वह दोनों अलग अलग रूम में रह रहे थे। ख्वाहिश इस वक्त अपने आंखों के सामने ढलते सूरज को देख रही थी। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर ख्वाहिश की आंखों में कोई भाव नहीं थे। वह बस उड़ती हुई चिड़िया को देख रही थी जिसे देखकर उसे भी उड़ने का मन कर रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा नोक होता है। ख्वाहिश बिना किसी भाव की बोली, अंदर आ जाए। दक्ष अंदर आता है। उसने इस वक्त सिंपल नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, टी शर्ट और ट्राउजर, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। दक्ष ख्वाहिश की तरफ देखा है। ख्वाहिश ने एक ओवरसाइज शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे जो कि पूरी पिंक कलर की थी और ख्वाहिश जिसमें बेहद क्यूट और सुंदर लग रही थी। दक्ष कुछ पल ख्वाहिश को देखने के बाद उसे करीब जाने लगता है तो ख्वाहिश अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुछ ही पलों में ख्वाहिश दीवार से जा लगी थी और दक्ष उसके के बिल्कुल सामने था। वह ख्वाहिश की बाजू में दीवार पर अपने दोनों हाथ रख देता है और ख्वाहिश के चेहरे के करीब जाकर बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें दोपहर में डांट दिया था। आई नो मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम हमेशा एक ही बात करती हो जो मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता है ना, ख्वाहिश में तुम्हारी सेहत को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है कि मेरा क्या होगा? तुम्हारे अलावा मेरा कोई और नहीं है और मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई नहीं है। ख्वाहिश अपने नम आंखें लिए बोली, पर हमें फिर भी यहाँ अपना नहीं लगता। हमें ये सब बहुत पराई लगती है। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इंडिया जाना है। अगर तुम हमें लेकर इंडिया नहीं जा सकते तो हम खुद अकेले यहाँ से चले जाएंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझे? इतना कहकर ख्वाहिश उसे खुद से दूर धक्का दे देती है और वहां से जाने लगती है। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि वह बेहोश होकर गिर जाती है। दक्ष ख्वाहिश का बेहोश होता हुआ देखा है तो वह परेशान हो जाता है और ख्वाहिश को पकड़कर जल्दी से उसे संभालकर बेड पर लेट देता है और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, उठो ख्वाहिश, क्या हो गया? पर ख्वाहिश फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। दक्ष जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने ख्वाहिश को एग्जामिन कर लिया था। डॉक्टर है कि गहरी सांस लेकर बोले, मैंने आपसे कहा था मिस्टर खन्ना, मिस ख्वाहिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्हें उस दवाइयों को बंद कर देना चाहिए जिनसे इनकी मेमोरी लॉस हो रही है। वह चीज़ इनके दिमाग में असर डाल रही है जिसकी वजह से यह बार बार बेहोश हो सकती है और उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप इनके दिमाग के साथ यह रिस्क मत लीजिए, वरना हो सकता है कि आप हमेशा के लिए मिस ख्वाहिश को पाने के चक्कर में उन्हें को देंगे। एडवाइस नहीं मांगी है तुमसे डॉक्टर, जितना कहा है उतना कहो। मुझे ख्वाहिश चाहिए, उसे जल्दी से ठीक करो और होश में लाओ। बाकी उसके साथ क्या करना है यह मुझे पता है। डॉक्टर, दक्ष सर्द आवाज में बोला। डॉक्टर गहरी लेकर बोले, इन्हें नॉर्मल करने का बस एक ही तरीका है, इन्हें खुश रखिए। ये जो चाहती है वही इन्हें दीजिए। दक्ष गुस्से से बोल, कैसे दे दूं? इसे इंडिया जाना है और मैं इसे इंडिया नहीं जाने दे सकता। तुम्हें पता है ना, वहां पर वह रुद्राक्ष होगा और वह ख्वाहिश को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चल गया कि ख्वाहिश यहाँ है इंडिया में तो वह एक सेकंड में ढूंढ लेगा। तुम उसे एक ऐसे एरिया में ले जाओ जहां पर रुद्राक्ष पहुंच ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर इटली है तो रुद्राक्ष इसके बारे में नहीं सोच सकता। ऐसे ही तुम एक कम करो, इसे मेघालय, सिक्किम या अंडमान निकोबार जैसे प्लेस पर ले जाओ जहां पर रुद्राक्ष से नहीं ढूंढ पाएगा। दक्ष उसके बाद सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, पर वह कुछ कहता नहीं है। एपिसोड 108, क्या तुम हमें धमकी दे रही हो? इश्क क्या इबादत? अब तक इतने में वह वेटर जो थोड़ी देर पहले चाहत से टकराया था वह अव्यांश के सामने बंदूक रखते हुए अव्यांश को घूरते हुए बोल, क्या बोल रहा था तू? मुझे आंखें नहीं है क्या? मैं अंधा हूं? पर अब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा क्योंकि तूने मुझसे नजरें मिलाकर बात करने की कोशिश की है। वह लड़का अव्यांश के सर पर गन रखे खड़ा था, पर अव्यांश की आंखों में जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। अव्यांश वैसे ही उस लड़के को घूर रहा था। वह लड़का अव्यांश को देखकर गुस्से में बोला, अपनी यह जो आंखें हैं ना, इसे नीचे रखो। अव्यांश अभी भी उसे लड़के को घूर रहा था।
अव्यांश एक झटके में उसका हाथ मरोड़कर उसके हाथ से गन ले लेता है और उसके चेहरे पर जोर से एक पांच कर देता है, जिस वजह से वह लड़का जमीन पर गिर जाता है। अव्यांश अपनी डरावनी आवाज में बोला। अव्यांश आहूजा की नज़र कभी किसी के सामने नहीं झुकी और ना ही कभी झुकेगी। अव्यांश का नाम सुनकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था। वह लड़का खुद को संभाल कर खड़ा होता या खुद को बचाने के लिए कुछ भी करता, इससे पहले अव्यांश उसे लड़के के कलर को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और उसके चेहरे पर लगातार पांच करने लगता है। इस वक्त उसे लड़के के मुंह से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। अव्यांश उसे लड़के को दूर धक्का दे देता है और वापस से चाहत को ढूंढने चला जाता है। अव्यांश ने हर जगह ढूंढ लिया था चाहत को, पर उसे चाहत कहीं नहीं मिल रही थी। वहां पर इस वक्त बहुत सारी गोलियां चल रही थी। इस वक्त अव्यांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद पर बहुत कंट्रोल कर रहा था। अव्यांश एक दीवार पर शोर से मुक्का मारते हुए गुस्से में बोला, डैम इट, कहाँ हो चाहत तुम? अब आगे। अव्यांश चल के थोड़ा आगे की तरफ जाता है। वो जैसे ही आगे देखा है तो पता है कि चाहत फोन पर किसी से हंसते हुए बातें कर रही थी। चाहत को तो यह अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस वक्त उस खाली एरिया में कोई भी नहीं था। अव्यांश चाहत को देखकर सुकून से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ले लेता है। फिर वह चाहत के पास जाने लगता है। चाहत में फ़ोन रख दिया था और वह पीछे की तरफ मोड़ने लगती है। इतने में कोई चाहत की तरफ शूट कर देता है। चाहत का ध्यान इस बात पर नहीं था। अव्यांश जल्दी से जाकर चाहत का हाथ पकड़कर उसे जगह से दूर कर लेता है। वह गोली सीधा एक कांच की खिड़की पर लगती है, जिस वजह से वह सारा कांच टूटकर बिखर जाता है। चाहत इस वक्त अव्यांश की मजबूत बाहों में कैद थी। चाहत को जैसे ही कुछ टूटने का आवाज़ आती है, चाहत अपना सिर ऊपर करके देखते हैं जहां पर अव्यांश ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। चाहत अव्यांश से दूर होते हुए बोली, यह क्या हरकत है मिस्टर आहूजा, और आप ना हमारे इतने नज़दीक ना आया करे, हमें अच्छा नहीं लगता। अव्यांश एक डेविल स्माइल के साथ चाहत की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? चाहत बिना कुछ कहे अव्यांश की आंखों में देख रही थी। इस वक्त उसे एरिया में भी टेररिस्ट आ चुके थे और वहां पर भी गोलियां चलने लगी थी। अव्यांश चाहत का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में जा सेफ जगह थी वहां ले जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस वजह से चाहत को कोई देख ना सके। चाहत आगे की तरफ देखते हुए अव्यांश से बोली, यह सब क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन है ये लोग और यह ऐसे सरेआम गोलियां क्यों चला रहे हैं? अगर किसी को लग गई तो? अव्यांश चाहत को देखते हुए बोला, ये लोग टेररिस्ट है और ये लोगों को मरने के लिए ही गोलियां चला रहे हैं। चाहत अव्यांश के सामने देखकर बोली, क्या? जी हाँ, अभियान वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला। चाहत अव्यांश को देखते हुए बोली, तो आप ऐसे नॉर्मल क्यों खड़े हैं? चाहिए कुछ करते हैं, अगर किसी को कुछ हो गया तो? चाहत वापस से आगे बोली, शिव और आरोही कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त चाहत दीवार से चिपकी हुई थी और अव्यांश उसके साथ एकदम सामने खड़ा हुआ था। उसने चाहत के आज अपने दोनों हाथ रखे हुए थे। इस वक्त अव्यांश और चाहत एक दूसरे के बेहद करीब थे। अव्यांश को पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अव्यांश जल्दी से चाहत के हिलते हुए होठों पर अपना हाथ रखकर चाहत को चुप करते हुए बोला, शुश। चाहत अव्यांश का हाथ अपने होठों पर महसूस करते हुए चाहत बोलना बंद कर देती है और अव्यांश को देखने लगती है। अव्यांश बिना ज़्यादा आवाज़ किए अपने आसपास देख रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। तो अव्यांश चाहत को खुद के अंदर छुपाते हुए उसके और भी करीब चला जाता है। चाहत अभी भी अव्यांश के चेहरे को ही देख रही थी, जो इस वक्त सीरियस लग रहा था। अव्यांश बिना चाहत के सामने देखे चाहत से बोल, डोंट लुक एट मी लाइक दैट चाहत, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अव्यांश की आवाज़ सुनकर चाहत जल्दी से अपनी नज़र अव्यांश पर से हटा लेती है। चाहत की इस हरकत पर अव्यांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अव्यांश अपनी जेब में से फ़ोन निकालकर अमन को कॉल कर देता है। अमन अव्यांश का कॉल उठाते हुए रिस्पेक्ट से बोल, यस बॉस। तो अव्यांश अमन को ऑर्डर देते हुए बोला, गिव द ऑर्डर टू आवर गार्ड्स टू सराउंड द मॉल फ्रॉम ऑल साइड्स एंड मेक श्योर नो वन गेट्स हर्ट। अमन सामने से रिस्पेक्ट के साथ बोला, जी बॉस, आप फ्रीक मत कीजिए, हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। अव्यांश फ़ोन रख देता है। इस वक्त वहाँ पर बहुत सारा शूट हो रहा था। एक लड़का वहाँ पर आकर जैसे ही उन दोनों को शूट करने वाला था, अव्यांश अपनी जेब में से एक पिस्टल निकलता है और उसे लड़के के हाथ पर शूट कर देता है। चाहत गोली की आवाज़ सुनकर डर के मारे अपना चेहरा अव्यांश के सीने में छुपा लेती है। अव्यांश के गोली चलाने की वजह से उसे लड़के के हाथ में से गन नीचे गिर चुकी थी। वह लड़का जैसे ही अपनी गन उठाने वाला था, अव्यांश वापस से उसके दूसरे हाथ पर शूट कर देता है। वह लड़का वहीं पर गिर जाता है। अव्यांश चाहत के बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोल, डोनट वरी, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। चाहत अपना सर धीरे से उठाकर अव्यांश की तरफ देखती है, फिर अव्यांश के हाथ की तरफ देखती है जहां पर उसने अपने हाथ में एक गन पड़ी हुई थी। चाहत अव्यांश की तरफ देखते हुए डर से बोली, आपने उसे मार दिया? तो अव्यांश चाहत को समझाते हुए बोला, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह हमें मार देता ना। चाहत उससे दूर होते हुए बोली, आप इसे कैसे मार सकते हैं किसी को? अव्यांश चाहत को देखते हुए बोला, वह मरा नहीं है, बस उसके हाथ पर चोट आई है जिस वजह से वह हमें हट ना कर पाए, तुम्हें हट ना कर पाए। चाहत अभी भी अव्यांश के सामने नहीं देख रही थी, बस उसके हाथ में पड़ी हुई गन की तरफ देख रही थी। अव्यांश चाहत का नज़रों का पीछा करते हुए अपने हाथ की तरफ देखा है जहां पर उसने गन पड़ी हुई थी।
अव्यांश गन को वापस से अपनी जेब में रख देता है और फिर अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए चाहत को देखकर बोला ना ऑग। थोड़ी ही देर में पूरे मूल में अव्यांश के गार्ड्स और सिक्योरिटी आ गए थे और उन्होंने सारा मामला हैंडल कर लिया था और सारे टेररिस्ट को पकड़ लिया था। इस वक्त मॉल में सभी लोग सेफ थे, पर चाहत और अव्यांश अभी भी उसे जगह पर खड़े हुए थे। चाहत अव्यांश को नहीं देख रही थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी और अव्यांश बेशर्मों की तरह चाहत को ही देख रहा था। इतने में अव्यांश का फोन रिंग होता है। अव्यांश का ध्यान नहीं था। चाहत रिंग की आवाज़ सुनकर अव्यांश को देखते हैं, जिनका ध्यान अभी भी नहीं था कि उसका फ़ोन बज रहा है। चाहत अव्यांश को देखते हुए बोली आपका फ़ोन। तो अव्यांश होश में आता है और जेब में से अपना फ़ोन निकाल कर बात करते हुए अपनी सीरीज आवाज़ में बोला क्या है। तो सामने से शिव की आवाज़ आई जो कह रहा था भाई एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। फिर आगे अव्यांश से सवाल करते हुए बोला भाई आपको चाहत मिली क्या, वह ठीक तो है ना, और आप भी ठीक है ना, आपको कोई चोट तो नहीं है ना। अव्यांश चाहत के सामने देखते हुए शिव से बोल चाहत सेफ है और मेरे साथ है, हम दोनों बस अभी आ रहे हैं। फिर अव्यांश निक शिव की बात सुने फ़ोन रख देता है। अव्यांश चाहत को देखते हुए बोला चले। चाहत अव्यांश के सामने देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। अव्यांश चाहत का हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है और चाहत भी उसके पीछे चल रही थी। इतने में चाहत का ध्यान आगे की तरफ जाता है जहां पर एक लड़का जिसने एक ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसकी हाइट करीब 6 फीट 2 इंच के आसपास होगी, वह अपने फ़ोन पर बात करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। अचानक से वह लड़का अपने कदम वहीं पर रोक देता है। चाहत इस लड़के को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। चाहत अव्यांश का हाथ कस के पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रोक देती है। अव्यांश पीछे मुड़कर देखा है तो चाहत डरी हुई अभी भी बस आगे की तरफ देख रही थी। अव्यांश चाहत को देखते हुए बोला चाहत यू ऑक ना, क्या हुआ तुम्हें। चाहत अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। चाहत बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके माथे पर से हल्की पसीने की बूंदें आने लगी थी। चाहत जल्दी से अव्यांश का हाथ खींचकर एक कोने में ले जाती है और वहां पर खड़ी हो जाती है। चाहत उसे लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और वह पैनिक होने लगी थी। चाहत इतना ज़्यादा डर गई थी कि उससे ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही थी। अव्यांश चाहत के करीब जाकर चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथ में लेते हुए चाहत से बोला क्या हुआ चाहत, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो। चाहत बिना कुछ सोचे समझ अव्यांश को गले लगा लेती है। अव्यांश चाहत के माथे को प्यार से सहलाते हुए चाहत से बोल डोंट पैनिक, जान में हूं ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहत अपनी धीमी आवाज़ में अव्यांश से बोली मेरी दवाई। अव्यांश चाहत से बोल तुम्हारा बैग नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम वही चलते हैं। अव्यांश जैसे ही चाहत को वहां से ले जाने लगता है तो चाहत अव्यांश के शर्ट को अपने मुट्ठी में कस के पड़ते हुए बोली नहीं प्लीज़ कहीं मत जाए, यही रहिए, हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ यही रहिए हमारे साथ। अव्यांश देख सकता था कि चाहत कितना ज़्यादा डर गई है। अव्यांश चाहत के सर को सहलाते हुए बोला मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जान, मैं यही तुम्हारे साथ तुम्हारे पास, हाँ मैं ये हूँ, डरो मत। चाहत इस वक्त बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी और बहुत डरी हुई थी। अव्यांश चाहत से सवाल करते हुए बोला हुआ क्या है जान, किसको देखकर तुम इतना ज़्यादा डर गई। सामने से कोई जवाब ना आता देख अव्यांश चाहत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर के उसके चेहरे को देखा है। अव्यांश देखा है कि चाहत बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ अदिति, रूही और कबीर की कॉलेज से घर जाने के लिए निकल गए थे। इस वक्त शाम के 6:30 बज चुके थे। कबीर, रूही और अदिति दोनों को घर छोड़ने जाने वाला था क्योंकि जब अदिति ने आरव को कॉल किया था तो आरव ने कहा था कि आज उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, जिस वजह से कबीर इन दोनों को घर छोड़ने जाने वाला था। कबीर की कार में अदिति कबीर की बाजू वाली सीट में बैठी थी और रूही पीछे बैठी हुई थी। रूही और कबीर कब से अदिति को घूर रहे थे पर अदिति उन दोनों को इग्नोर किया जा रही थी। अदिति बिना कबीर के सामने देख कबीर से बोली मुझे घूरना बंद कर और अपने ड्राइविंग पर ध्यान दे, तो कबीर अदिति से अपना ध्यान हटाकर वापस से ड्राइविंग करने लगता है। पीछे बैठी रूही अदिति को घूरते हुए बोली अदिति तुझे पता है तूने ये सब जो कॉलेज पर में किया ना, वह अगर दी को पता चला तो क्या होगा। तो अदिति रूही के सामने देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए बोली दी को पता तो तब चलेगा ना जब कोई दी को बताएगा। रूही और कबीर दोनों एक साथ बोले क्या मतलब है तुम्हारा। तो अदिति उन दोनों से बोली मतलब यह है कि तुम दोनों में से अगर किसी में भी अपनी जबान खोली तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कबीर अदिति को देखते हुए बोला तुझसे बुरा वैसे भी कि नहीं है, और यह क्या तुम हमें धमकी दे रही। तो अदिति कबीर के सामने स्माइल करते हुए बोली कबीर तुझे पता है ना, मैं कभी धमकी नहीं देती। कबीर और रूही दोनों एक साथ बोले हमेशा ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो अदिति भी उन दोनों से बोली मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे दी को बताते हो। रूही अदिति से बोले अगर दी ने मुझे कुछ भी पूछा ना तो मैं तो सब सच सच बता देने वाली हूँ, अभी से कह रही हूँ, और वैसे भी तू पागल है, पता है तुझे, तूने रोहन को रेस में हरा दिया ना, तो बस अब वापस जबरदस्ती उससे माफ़ी मंगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो अदिति रूही को घूरते हुए बोली शर्त का रूल था कि जो हारेगा वह माफ़ी मांगेगा, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर रूही आगे उसे बोल अच्छा ये सब तो फिर भी ठीक है कि रोहन तुझसे हार गया, तूने उसे माफ़ी मांगवा ली, शर्त के मुताबिक ये सब ठीक था, पर वो लड़का बेचारा जो तेरी हेल्प कर रहा था तू उसे भी सुना कर आ गई, बेचारा कितना हैंडसम था यार। तो अदिति अपने सामने अभिनव का चेहरा याद करते हुए गुस्से से बोली मैंने उससे नहीं बोला था कि मेरी हेल्प करें, और मुझे ना किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, समझी तू, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, मैं कोई बेचारी भोली भाली वाली लड़की नहीं हूँ जो दूसरों की हेल्प लेनी पड़े।
कबीर भी अदिति का साथ देते हुए बोला सही कह रही है अदि, तू हम थे ना वहाँ पर तो उसे बीच में अच्छा बनने की और कूदने की क्या जरूरत थी, हम थे वहाँ, मैं था वहाँ पर, अतिथि थी वह संभाल सकती है, मैं इस मामले को संभाल सकता था पर नहीं, उससे तो बीच में आकर अटेंशन चाहिए थी। रूही अपनी सीट पर वापस बैठते हुए बोले तुम दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता, बेचारा वह तो हमारी हेल्प कर रहा था। रूही की बात सुनकर कबीर और अदिति दोनों ही रूही को बुरी तरह से घूरने लगते हैं। रूही उन दोनों को देखते हुए बोली नहीं बोलेगी कुछ मैं उसके बारे में, ओके खुश भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कबीर वापस से अपनी ड्राइविंग करने लगता है। ऐसे अचानक से कैसे हो गया, मॉल में अटैक कौन था वह लड़का जिसे देखकर चाहत इतनी बुरी तरह से डर गई, क्या हुआ, चाहत को क्या मोड़ लगी। अव्यांश और चाहत की ये कहानी जानने के लिए बने रहिए हमरे साथ। इश्किया इबादत मेपल का पत्ता एपिसोड 109 एटीट्यूड तो रावण के 10 सिर जितना है। अब तक आदित्य जाते हुए पीछे मुड़कर अव्यांश से बोल फिलहाल मुझे एक ऑपरेशन के लिए जाना है इसलिए तू बच गया बेटे, पर मेरे आते ही तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, समझा। इतना कहकर आदित्य बाहर की तरफ चला जाता है। आरोही हॉस्पिटल में कुछ फॉर्मेलिटी फिल करने गई थी और शिव भी उसके साथ गया हुआ था। आरोही किसी को कॉल करने लगती है, इतने में सामने से अदिति कॉल उठाती है और आरोही से बोली बोल मेरी जान कैसे याद किया, और दी कहाँ है, दी कब तक आने वाली है, पता है तुझे मैंने दी को कॉल ट्राई किया पर नहीं उठाया, शायद उनका फ़ोन साइलेंट में होगा। आरोही अदिति को थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वह सब डिटेल में बताने लगते हैं। आरोही जैसे जैसे अदिति को सब बता रही थी वैसे अदिति के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। रूही और कबीर दोनों एक साथ अदिति को देखकर बोले क्या हुआ अदिति, इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। अदिति उन दोनों को चुप करते हुए बोली चुप करो यार, मुझे तो जानने दो क्या हुआ है। आरोही ने अभी तक बस इतना ही बताया था कि वह लोग मॉल में गए थे और वहां पर टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, चाहत बेहोश हो गई है, ये बात अभी तक आरोही ने अदिति को नहीं बताई थी। अदिति आगे आरोही से सवाल करते हुए बोली और दी कहाँ है, उनका कॉल नहीं लग रहा है। आरोही को पता था कि अदिति को जब ये बात पता चलेगी तो अदिति कितना गुस्सा करेगी। आरोही अपनी डरी हुई आवाज में अतिथि से बोली वह इस वक्त हम कश्यप हॉस्पिटल में है। तो अदिति आरोही से सवाल करते हुए बोली हॉस्पिटल में, तुम लोग अस्पताल में क्या कर रहे हो, किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना, दी कहाँ है। आरोही आगे अपने बात कंटिन्यू करते हुए बोली वह चाहत को पैनिक अटैक आ गया था जिस वजह से वह बेहोश हो गई है और मिस्टर आहूजा उसे यहाँ अस्पताल लेकर आए हैं। अब आगे अदिति चिल्लाकर आरोही से बोली क्या तू पागल हो गई है, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है। आरोही अदिति को शांत करते हुए बोली देख अभी प्लीज शांत हो जा, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे तुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला, जैसे ही मैं फ्री हुई मैं तुरंत तुझे कॉल लगा दिया। अदिति आगे आरोही से बोली तू ये सब छोड़, ये बात की अभी फिलहाल तुम लोग कहाँ पर हो। तो आरोही उसे इस अस्पताल का एड्रेस देते हुए बोली अभी हम कश्यप हॉस्पिटल में है। अदिति आरोही से बोले ठीक है हम अभी आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, फिर फ़ोन रख देती है। कबीर और रूही अदिति के फ़ोन रखने कहीं इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अदिति फ़ोन रखती है रूही और कबीर एक साथ बोल क्या हुआ, तो अदिति ने जो कुछ भी आरोही ने अभी उसे बताया था वह सब उन दोनों को बता देती है। कबीर भी घर की तरफ से अपनी कार मोड़कर हॉस्पिटल वाले हाईवे पर अपनी कार घूम लेता है। रूही आरव को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया था और आरव भी कुछ देर में हॉस्पिटल आने वाला था। आधे घंटे बाद, करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद कबीर अपनी कार कश्यप हॉस्पिटल के आगे रुकता है। कबीर के कार रोकने ही रूही और अदिति जल्दी से कार से उतारकर अस्पताल के अंदर चले जाते हैं और कबीर अपनी कार पार्क करने के लिए आगे की तरफ चला जाता है। फिर कबीर भी उन दोनों के पीछे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। अदिति आगे की तरफ जाते हुए आरोही को कॉल करती है। आरोही सामने से कॉल उठाकर बोली हाँ कहाँ पहुंची अदिति तुम। अदिति जवाब दिया मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, तुम लोग कहाँ हो। तो आरोही ने जवाब दिया कि हम लोग इस वक्त विप बोर्ड में है, वहीं आ जाओ। अदिति बिना आरोही की बात का जवाब दिए फ़ोन रख देती है और वीआईपी बोर्ड की तरफ जाने लगती है। अदिति बोर्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अदिति आगे की तरफ देखती है जहां पर चाहत अभी भी बेहोशी में लेटी हुई थी। अदिति जल्दी से चाहत की बाजू में बैठते हुए उसका सर सिलते हुए धीरे से आरोही से बोली क्या हुआ दी को, दी अभी तक होश नहीं आई, डॉक्टर को बुलाया था क्या, क्या कहा डॉक्टर ने। अव्यांश जो बाहर किसी के साथ कॉल पर बात करने के लिए गया था वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और अदिति को देखकर बोला डोंट वरी तुम्हारी दी बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने कहा है उसे थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा। अदिति अपना सिर उठाकर उसे आवाज़ का पीछा करते हुए आगे की तरफ देखते हैं जहां पर अव्यांश अंदर जाकर चाहत के बेड के पास खड़ा था। अदिति को याद आता है कि आरोही कह रही थी कि मिस्टर आहूजा चाहत को अस्पताल लेकर आए हैं। कबीर चाहत के बेड के पास आता है और चाहत के सर पर अपना हाथ रखते हुए उसको चेक करने लगता है। तो अव्यांश जल्दी से कबीर का हाथ चाहत के सर पर से हटा लेता है और कबीर को घूरते हुए बोला क्या तुम डॉक्टर हो। तो कबीर भी अव्यांश को घूरने लगता है और अव्यांश से सामने सवाल करते हुए बोला तुमसे मतलब। अव्यांश भी उसे देखकर पूरे एटीट्यूड के साथ बोला मतलब है तभी तो बोल रहा हूँ, डॉक्टर आए थे उन्होंने चेक कर लिया है, तुम्हें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदिति रूही और आरोही तीनों ही इस वक्त अव्यांश का चेहरा देख रहे थे। कबीर के चाहत को टच करने की वजह से अव्यांश के एक्सप्रेशंस काफ़ी बदल चुके थे। कबीर अव्यांश को देखते हुए बोला तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले, हम सब दोस्त हैं और हम दोस्तों के बीच बोलने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है।
हक तो है मुझे और सिर्फ मुझे ही हक है और किसी को नहीं। अव्यांश कबीर को घूरते हुए कबीर की बात बीच में काटते हुए बोला। कबीर उसे अपनी उंगली दिखाकर जैसे ही कुछ बोलने वाला था, अदिति उन दोनों को अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, आप दोनों ना अपनी लड़ाई बाद में लड़ना समझे, फिलहाल सभी बाहर चलो, दी को आराम की जरूरत है। कहा ना डॉक्टर ने, यह बात समझ नहीं आती आप सबको। अव्यांश और कबीर इस वक्त एक दूसरे को घूर रहे थे। अव्यांश कबीर को घूरते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, उसके पीछे एक एक करके सभी लोग बाहर की तरफ चले जाते हैं। अव्यांश शिव को लेकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला था। अव्यांश वहां से जा ही रहा था कि पीछे से अदिति अव्यांश को रोकते हुए बोले, मिस्टर आहूजा रुकिए। तो अव्यांश पीछे मुड़कर देखा है जहां पर अदिति उसे रोक रही थी। अव्यांश रुककर अदिति की तरह जाने लगता है, फिर अदिति को देखकर बोला, ये तुम और तुम्हारी दी हमेशा मुझे मिस्टर आहूजा कहकर क्यों बुलाती हो? नाम है मेरा, भी नाम से नहीं बुला सकते क्या? अव्यांश की यह बात सुनकर अदिति अव्यांश को देख रही थी कि अव्यांश ये क्या बातें कर रहा है। फिर अदिति अव्यांश को देखकर बोली, अब आपको नाम से कैसे बुला सकते हैं? अच्छा थोड़ी ना लगेगा इतने बड़े बिजनेसमैन को नाम से बुलाए तो? मुझे बुरा नहीं लगेगा। अव्यांश अदिति को जवाब देते हो बोल। अदिति अपना हाथ अव्यांश की तरफ बढ़ते हुए बोले, अदिति शर्मा। अव्यांश भी अदिति से हाथ मिलाते हुए बोला, अव्यांश आहूजा। अदिति स्माइल के साथ अव्यांश को देखकर बोली कि कैन आई कॉल यू अव्यांश? तो अव्यांश भी उसी अंदाज में अदिति को देखकर बोला कि कैन आई कॉल यू अदि? फिर दोनों एक दूसरे के सामने हंस देते हैं। फिर अदिति अव्यांश से बोली, वैसे मैं किसी से थैंक यू बोलती तो नहीं हूं, पर सवाल मेरी दी का है और मैं अपने दी के लिए कुछ भी कर सकती हूं और आपको तो दिल से थैंक यू कहना बनता है, क्योंकि आपने उसे दिन कॉलेज में भी मेरी दी की जान बचाई थी, तभी भी मेरी आपसे कुछ खास बात हुई नहीं थी और आज भी आपने मेरे दी को बचाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। अव्यांश अदिति को देखकर बोला, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम थैंक यू कहकर मुझे तो शर्मिंदा कर रहे हैं। अव्यांश अदिति से सवाल करते हुए बोला, अगर तुम बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर तुम्हें ठीक लगे तो ही तुम जवाब देना। अदिति अपना सर हाँ में हिला देती है। तो अदिति को सवाल करते हुए अव्यांश बोला, वो इंसान कौन था जिसे देखकर चाहत पैनिक हो रही थी? कौन था वह जिसे देखकर चाहत इतना ज्यादा डर गई थी? आपको तो ये बात पता ही होगी। अव्यांश की बात सुनकर अदिति कुछ भी नहीं बोल रही थी। अव्यांश अदिति को देखकर बोला, क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। तो अदिति अव्यांश की आवाज़ सुनकर अव्यांश की तरफ देखते हैं। अदिति अव्यांश के सामने स्माइल करते हुए बोले, देखिए अभियंश, आप हमें जानते नहीं हैं, फिर भी आपने हमारी इतनी सारी ज़्यादा हेल्प की है, इस बात के लिए हम बहुत थैंकफुल है, पर कुछ चीज़ हमारी पर्सनल भी है जो हम ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते, आप समझ रहे हैं ना? अव्यांश अदिति को देखकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है जो चाहत को इतना परेशान करता है, शायद मैं उनकी कोई हेल्प कर पाऊँ। अदिति हंसकर अव्यांश के सामने देखती है और अव्यांश से बोली, आपने जितनी हेल्प की वह हमारे लिए सच में बहुत ही बड़ी हेल्प थी और अगर कभी भी हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी ना तो भरोसा कीजिए मुझ पर, सबसे पहले मैं आऊँगी आपके पास। अव्यांश अदिति के सामने स्माइल करके बाहर की तरफ जाने लगता है। अदिति अव्यांश को देखकर दी को होश में देखने रुकेंगे नहीं। अव्यांश उसके सामने एक स्माइल करके बोला, वह ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अदिति के सामने स्माइल करके वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। अव्यांश अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर अपनी कार अस्पताल से बाहर निकाल लेता है। इस वक्त अव्यांश की आंखें बंद थी, उसने अपने सर को पीछे की सीट से टेक लगाई हुई थी। अव्यांश के मन में इस वक्त कुछ चल रहा था, पर अव्यांश क्या सोच रहा है यह अभियंश के अलावा और कोई नहीं जान सकता था। अदिति अव्यांश को जाता हुआ देख रही थी और अपने मन में अव्यांश को देखकर बोली, मैं भी किसी ऐसे इंसान की तलाश में ही हूँ जो मेरी दीदी का ध्यान बिल्कुल वैसे रखे जैसे तुम रखते हो। तुम हमेशा जब भी मेरी दी मुसीबत में होती है या उन्हें कोई तकलीफ होती हो, सबसे पहले तुम वहाँ मौजूद होते हो। पता नहीं तुम वहाँ कैसे पहुँच जाते हो। हर हालत में मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मेरे दी को तुम्हारे जैसा ही कोई मिले जो हमेशा मेरे दी के साथ खड़ा हो। अदिति आगे जा रहे अव्यांश को देखकर अपने मन में सोच रही थी कि पीछे से कोई आकर अदिति से जोर से टकरा जाता है। अदिति खुद को गिरने से संभालती उससे पहले उसे लगता है कि किसी और ने उसे पकड़ रखा है, जिस वजह से वह नीचे ना गिरे। अदिति अपनी आंखें खोल के सामने वाले इंसान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वह उसे लड़के को खुद से दूर करते हुए अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? हाँ, समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आने की? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जवाब दो मेरे सवाल का। वह लड़का अभिनव था जिसे शिव ने कॉल करके बताया था कि शिव और अभियान दोनों इस वक्त कश्यप हॉस्पिटल में है, जिस वजह से अभिनव भी अपने ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आ गया था, पर अब तक अभियंश और शिव दोनों यहां से जा चुके थे। अभिनव अभी भी अदिति के चेहरे को ही देख रहा था जो कब से न जाने क्या क्या बकवास कर रही थी, पर अभिनव को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अदिति इस बार उसकी आंखों के सामने अपनी दोनों उंगलियों से चुटकी बजाते हुए जोर से बोली, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता? कब से क्या बोल रही हूं मैं? अदिति की चुटकी बजाने की वजह से अभिनव होश में आता है और अपना सिर झटक कर अदिति को देखकर बोला, जी सॉरी क्या कहा आपने? अदिति अभिनव को देखकर गुस्से से बोली, एक तो कब से मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा पीछा करते करते तुम अस्पताल तक आ गए और अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हो मेरे सामने। फिर अभिनव की मिमिक्री करते हुए बोली, जी सॉरी क्या कहा आपने?
अभिनव अदिति को देखकर बोला, पीछा किसका पीछा? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा हूँ। अदिति अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए अभिनव को घूर कर बोले, ओ रियली? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे कोई कर दिखा रहे हो। अभिनव अदिति को समझाते हुए बोला, रुको, आई थिंक तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ अपने भाई से मिलने आया हूँ और पता नहीं तुम बीच में आकर मुझसे कैसे टकरा गई। अदिति उसे देखते हुए बोली, मैं बीच में आकर तुमसे टकराए या तुम अंधों की तरह चलकर आ रहे थे और मुझे टकरा गए? हाँ, खुद की गलती है और इल्ज़ाम की टोकरी मेरे सर पर रख रहे हो। इतने में पीछे से अभिनव को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था, अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? अभिनव पीछे मुड़कर देखा है जहां पर आदित्य उसके तरफ ही आ रहा था। आदित्य उन दोनों के पास आकर उन दोनों को देखते हुए बोला, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? फिर अभिनव को देखते हुए बोला, अभी तूने इसे भी नहीं छोड़ा? हाँ, क्या इसे भी तूने चीट कर दिया? आदित्य के मुंह से ये सब सुनकर अब अदिति के गुस्से का पारा और भी बढ़ गया था। अदिति बिना कुछ बोले अभिनव को बस गुस्से से घूर रही थी। अभिनव आदित्य को रोकते हुए बोला, बस कर, मेरे बाप मरवाइएगा क्या? बंद कर अपना यह मोह। अदिति अभिनव को घूर कर देखती है और धीरे से बोली, बदतमीज, फिर वहां से चली जाती है। अदिति के वहां से जाते ही अभिनव आदित्य के पेट में एक और से मुक्का मार देता है। फिर आदित्य को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? कहीं भी कुछ भी देखे बिना बस शुरू ही हो जाता है। कमीने, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। आदित्य उसे देखकर उसे चढ़ाते हुए बोला, ओहो क्या बात है, लगता है तेरी सेटिंग भी हो गए। हाँ। अभिनव आदित्य को घूरते हुए बोला, पागल हो गए क्या? मेरी सेटिंग, वह भी उसे नेक्चुरे लड़के के साथ? कभी नहीं अभिनव, आहूजा के इतने बुरे दिन नहीं चल रहे भाई, तुझे पता है ना लड़कियां मुझ पर मरती है और तुझे क्या लगता है मैं इसके साथ? सीरियसली इसके साथ तो मैं टाइम पास भी ना करो। आदित्य उसे और ज्यादा चढ़ाते हुए बोला, झूठ मत बोल, मैंने देखा तो उसे कैसे देख रहा था। इस बार अभिनव शोर से जोर से उसका गला दबाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर, अगर वह इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो फिर मैं उसको खास ना डालो। पता है तुझे वो 2 फीट की है पर एटीट्यूड तो रावण के 10 सिर जितना है। ऐसे ही वह दोनों लड़ते झगड़ते हुए आदित्य के केबिन में चले जाते हैं। एपिसोड 110, ख्वाहिश का इंडिया जाना। मुझे किसी भी हालत में मेरी स्वीटहार्ट चाहिए। रुद्राक्ष अपने रूम में था। उसने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और उसके नीचे एक ग्रे कलर की ट्राउजर। रुद्राक्ष की आंखें लाल थी। सुबह का वक्त था, करीब सुबह के 600 बज रहे थे। रुद्राक्ष की आंखों देखकर साफ पता चल रहा था कि वह पूरी रात सोया नहीं है। उसके बाल बिखर के उसकी माथे से होते हुए उसकी पलकों पर आ रहे थे और उसकी हरी आंखों के बीच में हल्के हल्के बालों की लट्ठें दिख रही थी और अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। रुद्राक्ष नहाने जा रहा था। वह इस वक्त स्टडी रूम से आया था। वह पूरी रात काम कर रहा था। उसे नींद नहीं आई थी और ना ही उसने सोने की कोशिश की थी क्योंकि उसे पता था कि उसे ख्वाहिश के बिना नींद नहीं आने वाली थी और पिछले 1 साल में भी यही हुआ था। उसने बहुत ही काम नींद ली थी। कभी भी आदित्य, अर्थ और कबीर उसके खाने में नींद की दवाई डालकर उसे नींद सुला देते थे, वरना रुद्राक्ष में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वह सालों तक बिना सोए जाग सकता था। वह पहले से थोड़ा पतला हो चुका था और उसकी आंखों के नीचे हल्के से डार्क सर्कल्स आ गए थे, पर उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। वह ऐसा ही था, मोस्ट हैंडसम एंड अट्रैक्टिव। रुद्राक्ष वार्डरोब खोलता है। वह सूट देख रहा था कि कौन सा पहना है। तभी उसकी नज़र उसके पास 5 करोड़ के सूट के ऊपर जाती है जिसे शुरुआती दिनों में जब ख्वाहिश यहाँ आई थी तो उसने पहना था। रुद्राक्ष उसे सूट पर अपना हाथ घूमता है। उससे सारी अपनी और ख्वाहिश की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो उस शर्ट को अपने हाथ में लेकर उसे स्मेल करने लगता है। वह कुछ देर उस शर्ट को देखने के बाद बिना किसी भाव के वह सूट उठा लेता है और उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। उसने वही सूट पहना हुआ था जो उसे दिन ख्वाहिश ने पहन लिया था। रुद्राक्ष अपने रिस्ट वॉच पहने बिना अपने आप को एक नज़र भी मिरर में देखे रूम से बाहर निकल जाता है और बिना नाश्ता किया सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपने वही कोल्ड और डेंजरस ऑरा के साथ कंपनी के अंदर आ जाता है और सबको इग्नोर करके सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चला जाता है। उसके साथ श्री और आदित्य भी था पर वो दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। श्री रुद्राक्ष के लिए उसके केबिन का डोर ओपन करता है। रुद्राक्ष अंदर आ जाने के बाद अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है और अपने सामने खड़े कुछ गौद श्री को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हुआ, कुछ पता चला? उसके साथ जो 2 इंटरनेशनल स्पाइस थे वह अपना सर झुकाकर बोले, बॉस, हमने लेडी बॉस को इंडिया में ढूंढने की बहुत कोशिश की देखने की, पर हमें नहीं लगता कि लेडी बॉस को कहीं इंडिया में रखा गया है, क्योंकि अगर रखा गया होता तो हमने कब का उन्हें पकड़ लिया होता। पर हमें लगता है कि वह इंसान बेहद शातिर है। उसने ऐसी कोई जगह पसंद की है जहां पर शायद आप जाना पसंद नहीं करते या वह आपकी पसंदीदा चीज़ों में से नहीं है। ऐसा कोई स्टेट या अदर कंट्रीज हो सकती है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष बोला, हाँ, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज और स्टेट्स है जहां पर मैं जाना पसंद नहीं करता। पूरी दुनिया में ढूंढो उसे, हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में ढूंढो, मुझे किसी भी हालत में मेरी स्वीटहार्ट चाहिए। वह स्पाइस अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। रुद्राक्ष श्री की तरफ देखा है तो श्री अपने हाथ में पड़ी हुई एक फाइल रुद्राक्ष के सामने रख देता है। रुद्राक्ष उसे फाइल को वही रखकर श्री को बोलने का इशारा करता है। श्री अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट से बोला, सर, 1 साल पहले जितने आपके दुश्मन इंडिया से बाहर शिफ्ट हुए वो है अमन वर्मा, साहिल शेख, सलीम अली और भी कुछ ही, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दक्ष खन्ना पिछले 1-1.5 साल से इटली में रह रहा है क्योंकि उसका जो बिजनेस था वह अमेरिका, इटली, अदर कंट्रीज में है। इंडिया में जो था वह उसके अंकल का था और वह तो अपने अंदर ले लिया है, तो वह वहां पर के सारे बिजनेस हैंडल कर रहा है।
रुद्राक्ष पहले तो कुछ नहीं बोलता पर फिर कुछ सोचते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोल 1 साल पहले गया है राइट। श्री अपना सर झुकाकर बोला यस बॉस 1 साल पहले ही गया है। आदित्य रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला आप कहना क्या चाहते हैं भाई? यही कि मेरे स्वीटहार्ट को गायब हुए थे 1-1.5 साल ही हुआ है और दक्ष खन्ना के यहाँ से जाने को भी 1-1.5 साल हुआ है और वैसे भी तो वह खन्ना मेरी स्वीटहार्ट के पीछे था। पता लगाओ कैसे सारे कांड में कहीं दक्ष खन्ना का तो हाथ नहीं है। आदित्य अपना सिर निराशा से हिलाकर बोला भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है ना कि उसे दिन भाभी के साथ क्या हुआ था? फिर भी आप है क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं और यह सारी हरकतें करके अपने आप को ही सजा दे रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए ना, मुझे आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्राक्ष बिना आदित्य को देखें अपनी मुट्ठी कस के सर्द आवाज में बोला इसे यहाँ से ले जाओ श्री, वरना इसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना होगा और मैं अब आदित्य पर हाथ नहीं उठाना चाहता। ले जाओ वैसे यहाँ से। आदित्य जिद करते हुए बोला नहीं भाई मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्राक्ष बता देते की तरफ एक नज़र देखा है तो आदित्य रुंधी हुई आवाज में बोला आप हमेशा ऐसे ही करते हैं भाई, मुझे कभी आपके साथ नहीं रहने देते, मुझे नहीं अच्छा लगता आपको ऐसे दुख में देखकर, पर आप है कि मेरी बात समझते ही नहीं, आप बहुत बुरे रह पाए, आप बहुत दूर है, आई हेट यू। इतना कहकर आदित्य वहां से निकल जाता है गुस्से से। वेनिस। दक्ष ख्वाहिश के लिए अपने हाथों से सूप बना रहा था। वह इस वक्त किचन में था। सूप बन जाने के बाद वह बोल में सूप निकालकर ख्वाहिश के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वह अंदर जाकर देखा है तो ख्वाहिश अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। ख्वाहिश के पास जाकर बोला है लिटिल प्रिंसेस ये क्या देख रही हो तुम? ख्वाहिश से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली कुछ नहीं बस नॉवेल्स पढ़ रही थी, जैसा कि हमें हमेशा पढ़ना पसंद है, अपने ही तो बताया था ना कि हम नॉवेल्स पढ़ते हैं और लिखते भी है। दक्ष ख्वाहिश की बात का कोई जवाब नहीं देता। दक्ष के हाथ से सूप ले लेती है। दक्ष उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा था पर ख्वाहिश को यह अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने दक्ष के हाथ से चम्मच ले ली और खुद ही सूप पीने लगी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के मासूम से नाराज चेहरे को देखते हुए बोला मैंने सोच लिया है तुम इंडिया जाना चाहती हो ना, हम इंडिया जाएंगे, मैं तुम्हें अब और नाराज नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी की तबीयत और ख़राब हो, सब तुम्हारे लिए, मैं सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मेरी जान। दक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखों में एक चमक आ जाती है। ख्वाहिश अपनी आंखों में चमक लिए दक्ष से बोली सी आप सच कह रहे हैं क्या, हम सच में इंडिया जाएंगे? दक्ष एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपना सर हमें हिला देता है। ख्वाहिश खुशी से बोले शुक्रिया, हम बहुत खुश हैं, आपने हमारी यह इच्छा पूरी की, बहुत बहुत शुक्रिया। दक्ष अपनी बाहें फैलाकर बोला सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मोहतरमा, आप हमें गले तो लगा ही सकती हैं ना। ख्वाहिश दक्ष को घूरने लगती है तो दक्ष मुस्कुराते हुए बोला ठीक है, आज नहीं तो कल सही, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर ख्वाहिश के माथे पर किस कर लेता है। उसके किस करने से ख्वाहिश काफ़ी अनकंफर्टेबल हो चुकी थी पर वह कुछ कहती नहीं है। दक्ष ख्वाहिश के गाल को सहलाते हुए बोला हम कल सुबह निकलने वाले हैं तो अपना सामान पैक कर लेना। ख्वाहिश बस अपना सर हमें हिला देती है और दक्ष एक नज़र ख्वाहिश के बंद फ़ोन को देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। ख्वाहिश रूम के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लेती है और अपने मोबाइल को ऑन करके देखती है। उसकी आंखों में चमक आ गई थी जब वह अपने मोबाइल के अंदर शो हो रहे मैसेज को देखती हैं। ख्वाहिश धीरे से बोली रुद्राक्ष